कि यार थोड़ा सा मैं एक तो पहले फ्लो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा एक ट्रैक जो चल रहा है वो मैकेनिक्स चल रहा है, तो थोड़ा सा फ्लो ऑफ कि क्यों सेकंड ट्रैक और हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या कहानियां है, वो थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो वन ऑफ द ट्रैक विच इज ऑन इज विच इज मैकेनिक्स अप टिल रोटेशन। सो आफ्टर सर्कुलर तुम्हें COM पढ़ाया जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास, उसके बाद तुम्हें रोटेशन पढ़ाया जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स अप टिल रोटेशन इट इज मोर और लेस वेरी मच रिलेटेड चैप्टर्स। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यार तुम न्यूटन्स लॉ तुम्हारा बिल्कुल ही बकवास है और सर्कुलर सही हो जाए या वर्क पावर सही हो जाए, है ना। तो ये चीज चलेगी बेयर मिनिमम रोटेशन तक। उसके बाद दो टॉपिक और आते हैं विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, बट हार्ड कोर मैकेनिक्स रोटेशन तक चलती है, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स आता है पोस्ट रोटेशन। सो COM, अरे थैंक यू यार, नीडेड आई थिंक, ये ज्यादा आवाज कर रहा था तुमसे, है ना, तुम्हें ब्लेम कर दिया। ओके, तो विच इज फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, बट हम वहाँ पे फ्लूइड को स्टडी करते हैं क्विकली। सो फ्लूइड मैकेनिक्स से अगला वाला पार्ट, सॉरी पोस्ट रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM, ग्रेविटेशन, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स बट नॉट बिल्कुल ही, बट ऑब्वियसली मैकेनिक्स आनी चाहिए। दिस कंटेन्स एटलीस्ट 35-40%, मतलब इंक्लूडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, SHM। तो ये चीजें बहुत इंटर रिलेटेड है, इसलिए वो एक ऑर्डर में कराई जा रही हैं। जो तुम्हारा मैकेनिक्स चलेगा रोटेशन तक, बट फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM ये थोड़े इंडिपेंडेंट है, तो ये पैरेलल ट्रैक में भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो मैं अभी पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज हीट एंड थर्मो। अभी कुछ लिखना पिखने वाला कार्यक्रम मत करना, पहले सुन लो एक बार कि क्या और कैसे चीजें हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। दिस इन जनरल इज कॉल्ड एज हीट एंड थर्मो। ये एक चैप्टर नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें पहला जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। कुछ कुछ चीजें हो सकता है 10th लेवल पे थोड़ा थोड़ा सा सुना हुआ है, बट विल सी, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन में वो वाली चीजें पढ़ने वाले हैं जहां पर हम चीजों को गर्म करेंगे, वो एक्सपैंड होंगी। तो हाउ द एक्सपेंशन हैपेंस, हम वो वाला पार्ट थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ने वाले हैं। हम कितनी हीट देंगे ये सब हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे यार हमने किसी चीज को गर्म करा, टेम्परेचर एक सर्टेन 20 डिग्री से 40 डिग्री करा, तो वो चीज कितनी एक्सपैंड करेगी, उसकी किस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं, वो सारी चीजें, वो हमारा पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन में। सेकेंड चैप्टर है कैलोरीमेट्री। ये काफी कुछ चीजें लोगों ने, जितना मुझे पता है यार, आई डोंट नो कि किस बोर्ड से ऐसे सारे लोग, सब मिक्स बोर्ड होगा है ना, ICSE सब, रियली, ओह हाँ, मतलब ICSE IG, ओह ओके। तो कैलोरीमेट्री आई थिंक थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, जहां पर हम मेजरली कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि यार हमने आइस को वाटर से मिलाया या स्टीम से मिलाया तो फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा, उस टाइप की चीजें। ये थोड़ी थोड़ी सुनी होती है, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट अज्यूमिंग कि तुम्हें आता है या नहीं आता है, विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट थोड़ा बहुत आइडिया होता है कैलोरीमेट्री का, जहां पे उन चीजों को मिक्स करते हैं, अलग अलग चीजों को अलग अलग स्टेट में, आइस को वाटर से करा या आइस को स्टीम से करा तो फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा, और उस टाइप की चीजों को हम कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज KTG, इट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम यहाँ पर पहले वाले में और सेकंड वाले में मेजरली जो हम डिस्कशन करते हैं वो सॉलिड और लिक्विड का करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत हम स्टीम पे जाते हैं कि स्टीम कितनी बनेगी, बट KTG स्पेसिफिकली अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाउ द गैसेस बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। सो मेजरली वी स्टडी कि उनका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का वेरिएशन क्या होता है। अगर तुमने PV = nRT इक्वेशन सुनी है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ टाइप की चीजें अगर सुनी है, तो वो वाला पार्ट है। हम गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो प्रेशर किन बातों पे डिपेंड करता है, हाउ द टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, कम होता है, उन सब का है। इसके बाद जो नेक्स्ट है विच इज इन अ वे कंटिन्यूएशन, बट वो चैप्टर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट का कुछ नहीं है, जेई में कोई बाइफर्केशन नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। व्हाई आई एम सेइंग दीस टू आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये केमिस्ट्री में एज इट इज है, तो ये दो जगह कवर करते हैं। अभी केमिस्ट्री में आई डोंट नो स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, हो चुका है थर्मो का, अच्छा ओह कूल। तो जब तक हम आएंगे तब तक तुम्हें काफी कुछ आइडिया होगा, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम टू रीच अप टिल हियर। तो थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट जो तुमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन वाला पार्ट, बट हमने वहां पे पढ़ा है पार्टिकल के लिए कि यार एक पार्टिकल इधर से इधर जाता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और UI KI = UF KF, वो मैकेनिकल एनर्जी, वो हमने मेजरली पढ़ा है ब्लॉक्स के लिए या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। यही कहानी एनर्जी कंजर्वेशन कैसे वर्क करता है इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि वहां पे चीज एक्सपैंड नहीं हो रही थी, हम ब्लॉक को कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पर हम चीज को गर्म करेंगे तो हाउ दैट एनर्जी कंजर्वेशन हैपेंस, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। अब केमिस्ट्री में जो पढ़ा है उसका सोचने का तरीका बहुत थोड़ा सा अलग है, कहने का तरीका
एनर्जी कंजर्वेशन है वो दोनों जगह सेम है, जस्ट वी ट्रीट इन अ डिफरेंट वे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। नाउ दैट इट हैज स्टार्टेड इन केमिस्ट्री, है ना, तो वो थोड़ा सा अच्छे से समझना, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि क्या छोटा सा चेंज है, बी एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ये दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं कि फर्स्ट यू गेट द आइडिया कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कैसे वर्क कर रहा है, और उसके बाद हम उसके एनर्जी कंजर्वेशन की, कि हम किसी गैस को गर्म कर रहे हैं तो वो कैसे एक्सपैंड हो रही है या उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज हीट ट्रांसफर। इस वाली चीज में हम अगेन थोड़ा सा फिर से सुना होगा, विच इज कंडक्शन कैसे होता है, कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में बहुत मेजर नहीं है, एंड रेडिएशन कैसे होता है। तो कंडक्शन की वही पुरानी चीज है कि यार एक रॉड है, दूसरी रॉड है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रखा है 100 डिग्री यहाँ, तो कैसे हीट फ्लो होगी एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारा हीट ट्रांसफर का पार्ट है ना। एंड सेकंड पार्ट की जैसे सन से हमारे पास रेज आ रही है तो हाउ द रेडिएशन हैपेंस, वो वाला सारा पार्ट है हीट ट्रांसफर में। तो ओवरऑल इंडिपेंडेंटली देयर आर 5 चैप्टर्स, इसलिए वो बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो हीट एंड थर्मो इन जनरल बोल देते हैं, बट वो सेपरेटली एक एक इंडिपेंडेंटली छोटू छोटू चैप्टर है। मतलब छोटू मतलब नॉट नेसेसरली लाइक बहुत बड़े बड़े जैसे मैकेनिक्स में भी तक तुमने पढ़े, बट इंडिपेंडेंटली वो थोड़े से स्मॉलर चैप्टर्स हैं। ओवरऑल एज अ होल इट्स अ डिसेंट दिस थिंग, कि जैसे जो पूरे मिलाकर अच्छी बात कि यार ये मैकेनिक्स से बहुत रिलेटेड नहीं है। तो जो सेकंड ट्रैक नॉर्मली जब हम रखते हैं, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कोचिंग, वी ट्राई टू इंश्योर मोर और लेस मोटा मोटा कि यार वो जो फर्स्ट वाला ट्रैक चल रहा है, जैसे मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होगा कि हम रोटेशन स्टार्ट कर दे और मेरा न्यूटन्स लॉ नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक ऑर्डर में चल रहा है। यहाँ पर ये चैप्टर्स मोर और लेस मोटा मोटा इंडिपेंडेंट है, बट है क्या हर एक चैप्टर में ना कहीं काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, ये सब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डाल ही देते हैं, या कुछ चीजें जैसे इसके फ्लूइड मैकेनिक्स में बॉयंसी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉयंसी कैसे चेंज करेगी, तो कुछ पार्ट ऐसा आएगा विच माइट बी, जो तुमने शायद नहीं सुना होगा, उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा, बट ओनली दैट मच विच इज रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर। नहीं तो जैसे बॉयंसी होती है वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में जाते हैं, यहाँ पर उसका एक पार्ट अगर सुना हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो विल ओनली स्टडी दैट मच पार्ट जो इसमें रिक्वायर्ड है। क्योंकि एस.सी. वर्मा के हिसाब से दिस इज इन अ सेकेंड बुक, तो उन्होंने क्या किया, या इन एनी ऑफ द कोचिंग जब कोई पर्टिकुलर चैप्टर लिया होता है तो बाकी चैप्टर से जो मिक्स प्रॉब्लम है उसमें डाल देते हैं वो। तो अभी ऐसा हो सकता है कि शायद नहीं पढ़ा हो, सो डोंट वरी अबाउट दिस, कि उसका कुछ वट एवर बी द पार्ट जो कहीं कहीं आता है, बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं आ जाता है। उसके बाद कैलोरीमेट्री में नहीं आएगा, केटीजी थर्मो तो इंडिपेंडेंट है, हीट ट्रांसफर भी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी लग सकती हैं, सो विल गो स्लो, बिल्कुल ही कोई जल्दी वाले काम नहीं है। सेकेंडली प्लीज ओनली रिक्वेस्ट इज, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है प्लीज मुझे आगे बढ़ने मत देना। आज 10 टाइम्स 100 टाइम्स, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्लास एंड नॉर्मली स्टूडेंट्स हैव दिस हेजिटेशन, यार डाउट खराब है, पड़ोसी क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है। प्लीज ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है यू विल हैव टू टेक द चार्ज ऑफ इट। मुझे नहीं आ रहा है, आई विल आस्क 100 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन टेलिंग जेन्युइनली, बट तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही 10 लोगों ने बोला आ गया है ना, तो एज ए टीचर मुझे नहीं समझ में आएगा कि किसको नहीं आया है। तो प्लीज इज्जत से आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, प्लीज ये क्लास में फिश मार्केट बिल्कुल मत बनाना जब स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो वो एक बार वो डिस्टर्बेंस चालू होता है, फिर वो प्रोपोगेट होता ही रहता है वो कंटिन्यूसली पूरे टाइम। तो एट द टाइम व्हेन वी आर स्टडिंग प्लीज मेंटेन दैट डेकोरम, ठीक है। जो काम दिया जाएगा, फिजिक्स इज ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू आर पुटिंग इन घर पे। इट्स नॉट अबाउट 1 बुक 2 बुक 3 बुक 1000 बुक, दिस इज एंडलेस प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, है ना। दिक्कत ये बोर्ड वाली एग्जाम नहीं है कि इतना कर ले तो सफिशिएंट है, उतना कर ले सफिशिएंट है। देयर इज अ बेयर मिनिमम थिंग दैट विल डू, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है हमेशा विद एवरी चैप्टर, कि हमें अगले साल अगर सिलेबस खत्म करना है, लेट्स से सितंबर अक्टूबर में जो होता है, तो हर एक चैप्टर को एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ लेक्चर्स आर बीइंग अलोकेटेड, तो उसमें जितना, तो एक बेयर मिनिमम चीजें तुमने अगर मेरे साथ कर ली, देन वट एवर द बुक यू वांट टू पिक यू कैन पिक एंड यू शुड। बट जो चीजें दी गई हैं प्लीज डोंट अज्यूम कि यार मैं एक लेक्चर देख लूँ फिर यूट्यूब पे मैं 10 लेक्चर देख लूँ, एंड आई स्टिल हैव द फियर ऑफ व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन। होल आइडिया इज, अगर तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, देयर इज सम गड़बड़, एंड दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस एग्जाम कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन चाहिए, जस्ट अ प्योर हार्ड वर्क एग्जाम टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है किसी का काम 6 घंटे में हो रहा हो सकता है किसी का 10 में हो रहा हो इनिशियल लेवल पे, बट वो 10 घंटे कई बार वही है, अरे सर हम एक ही क्लास तो मिस कर रहे हैं, कई बार तो अरे सर हम एक हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये 2 साल की जो जर्नी है बहुत स्लो है
है ना, बट द मोमेंट यू विल मिस इवन अ सिंगल क्लास, वो एक बार फ्लो टूटा वो प्रॉब्लम है, और तुम्हारे थॉट प्रोसेस में एक ही क्लास मिस हो रही है। इट्स नॉट अबाउट वन क्लास और वन कंटेंट, इट्स लाइक वाटरिंग द प्लांट, रोज तुम्हें पानी देना है बट वो एक दिन में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो प्लीज ट्राई, अनलेस तुम ट्रक के नीचे नहीं आ जाओ तब तक यू आर नॉट सपोज टू मिस द क्लास, ठीक है। नहीं वो दिक्कत क्या है, वो वैसी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो लिंक टूटता है मैकेनिक्स में। और क्या है कि बहुत सारी चीजें कंटिन्यूएशन में चल रही होती हैं, यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट है ना, इट वोंट बी एज मैकेनिक्स में। एक तो बहुत फील आता है ना, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अब वैसा नहीं है कि अब तुम्हें मैं बोलूंगा हीट का या टेम्परेचर का तो दिखाई नहीं देता है ना, इट्स मोर अबाउट फीलिंग कि हम डेफिनेशन ही वही है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस वाली कहानी। तो आइडिया क्या है उस पर प्लीज आस्क क्वेश्चन। फिजिक्स में इट्स व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। अगर हर बार तुम्हें समझ में आ गया कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों, व्हाई आर वी राइटिंग अ पर्टिकुलर स्टेप, जैसे ये समझ में आने लगेगा हाउ इज बेसिक मैथ्स, तुम्हें समझ में आ गया कि ये लिखना है और क्यों लिखना है, बहुत सारी चीजें इन लाइन होने लगती है, इन फ्लो होने लगती हैं। तो प्लीज हर बार कुछ भी चीज है, यू कैन मोस्ट वेलकम टू आस्क कि सर हमने ये क्यों करा है, ये क्यों नहीं करा है, प्लीज डू दैट। तो उसमें दिमाग मत लगाना, अरे हम पूछ लेंगे बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लीज उसी टाइम पूछो, क्योंकि वो इट्स अ फ्लो ऑफ दैट क्लास, ठीक है। पक्का, श्योर, करा जाए स्टार्ट, 2-3 चलो। हाँ, तो वो वाई एम सेइंग इज कि यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हम उस डिटेल लेवल पे नहीं जाते हैं कि एज सिंपल एज की हीट क्या होता है, या मतलब टेम्परेचर क्या होता है। हमने डेफिनेशन याद करी हुई होगी प्रॉब्ली की एक सर्टेन चीज है, ऐसे 2-3 फालतू चीजें पूछ ही लूँ क्या, मतलब 10th में पूछता हूँ वैसे, है ना, बट ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। क्या करता है 2-3 फालतू स्टेटमेंट। इफ आई एम सेइंग, अभी एक मिनट लिखूंगा, मतलब सुन लो एक बार पहले थोड़ा सा। मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पास 100 जूल हीट है, इस दिस स्टेटमेंट फील्स राइट और कुछ लोचा लग रहा है कि मेरे पास 100 जूल की हीट है, अगर मैं बोल रहा हूँ, हाँ लोचा लग रहा है ना, कुछ तो सुनने में अजीब सा लग रहा है कि यार मेरे पास 100 जूल की हीट है, बट यूनिट इज फाइन। हीट और एनर्जी मोर और लेस इट इज इंटर रिलेटेड। पहले ऐसा हुआ था कि यार हीट की यूनिट जो डिफाइन करी गई थी वो कैलोरी करी गई, क्योंकि उनको लगता था एक अलग टाइप की चीज है, किसी चीज को जब हम गर्म करते हैं गैस में रख के तब वो हम हीट दे रहे होते हैं, है ना, और फिर हम बाद में पता चला तो उसको कैलोरी में एक अलग चीज में मेजर करा गया। लेटर ऑन दे रियलाइज कि यार हम किसी चीज को बिना गर्म करे भी हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। दैट्स व्हेन दे रिलेटेड कैलोरी एंड जूल। पता है क्या कन्वर्जन 4.2 होता है, सो 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। इसीलिए वो नंबर अजीब सा आया कि पहले कैलोरी अलग डिफाइन कर दी गई, जूल अलग डिफाइन कर दिया गया, फिर बाद में रियलाइज करा कि ये दोनों सिमिलर टाइप की चीजें हैं, इसीलिए। नहीं तो सुंदर नंबर रख देते हो 4, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंटली डिफाइन करा जा चुका था, इसलिए वो नंबर वाज 4.2 आया लेटर ऑन। एक्चुअली 4.18 है और गंदा नंबर है, नहीं तो वो सुंदर रख देते क्योंकि वो बाद में पता चला। तो सवाल ये है कि तो अभी हमारे लिए जूल और कैलोरी इज द सेम थिंग, जस्ट अ कन्वर्जन इज देयर। तो मेरे पास 100 जूल की हीट है या 100 कैलोरी हीट है, इसमें क्या प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब सुनने में तो अजीब सा लग रहा है। वेयर इज द प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट, बताओ। ऐसे फालतू सवाल हैं बिफोर वी स्टार्ट। हाँ, एनीवन, क्या क्या दिक्कत है या इस स्टेटमेंट को कैसे सही कर सकते हैं? अरे 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 अरे, तो बोलो बोलो, देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज, बट एटलीस्ट हाँ। अच्छा प्लीज डरो मत यार, ऐसे ऐसे सीरियस वाला चेहरा मत बनाओ है ना, मेक इट। हाँ, क्या गड़बड़ है या क्या स्टेटमेंट सही, क्या स्टेटमेंट हो सकता है? हीट एनर्जी तो है ही, बट लेकिन स्टेटमेंट को क्या प्रॉब्लम है इसमें? मेरे पास 100 हीट एनर्जी है, मेरे पास 100 जूल की हीट एनर्जी है। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, प्रोड्यूस कर सकता है कौन, मतलब या क्या कोई भी चीज? ओके, थोड़ा और कुछ बेटर करो यार, यहीं पे ही कुछ आंसर छुपा हुआ है इसी जगह पे। हाँ, हीट ट्रांसफर, समझो ध्यान से। हीट 100 जूल की हीट है, इसका कोई सेंस नहीं। 100 जूल की हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को, अभी इसका पार्ट नहीं है, समझो ध्यान से, बट दो ऑब्जेक्ट्स, जब एक हॉट और एक कोल्ड बॉडी को, अगर हम हॉट या कोल्ड का मतलब, अच्छा हॉट और कोल्ड से पहले टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के अलावा कुछ बोलना, ठीक है? हाँ, फील, हाँ, एवरेज अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी। ओके, कुछ अजीब सा। अच्छा, हम एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करने का कोई बहुत ज्यादा जीवन में सेंस नहीं है ना, वी कैन नॉट कंपेयर। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि एवरेज अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी, तो हीट एक यूनिट है जूल, और
टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन या डिग्री सेल्सियस, तो हम दो अलग अलग टाइप ऑफ क्वांटिटीज को 5 मीटर और 5 किलो का कोई कंपैरिजन नहीं है ना, दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, है ना। किसी चीज से रिलेट हो सकते हैं बट कंपैरिजन नहीं है वो। और कोई बताएगा क्या टेम्परेचर का थोड़ा सा बेसिक फील या डेफिनेशन, और क्या बोल सकते हैं? हाँ बोलना कुछ भी। Unit that determines the flow of heat from a hot body to a cold body. इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर। ओके, बहुत फैंसी बोल दिया, कुछ पता नहीं बट ओके। और कोई थोड़ा सिंपल बेसिक, लेट्स कीप द फिजिक्स सिंपल। हाँ, और कोई? How hot a body is. अच्छा, बेसिक जो डेफिनेशन हाउ हॉट और कोल्ड, बट हमें कैसे पता लगता है कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है? फिर से सर छू के पता कर लो, ये मत बोलना, है ना, कि मतलब हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये, क्योंकि एब्सोल्यूट हॉट क्या है? व्हाट इज एब्सोल्यूट हॉट? जब हम हॉट या कोल्ड बोल रहे हैं तो अपने फील से बोल रहे हैं। आजकल बॉम्बे में लोगों को ठंडा लग रहा है शाम को, है ना, दिल्ली वाले लोगों को बहुत गर्म लग सकता है ना। ये तो एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि जब तुम बोल रहे हो हॉट और कोल्ड तो हम फिर एब्सोल्यूट हॉट डिफाइन करें, एब्सोल्यूट कोल्ड डिफाइन करें, फिर हम उसके रिस्पेक्ट में बोले। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट हॉट? वैसे बिल्कुल फालतू सवाल है बट अंडरस्टैंड, फील, गेट इनटू द फील ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज एब्सोल्यूट हॉट और एब्सोल्यूट कोल्ड? कुछ है क्या ऐसा? हाँ बोलो यार, तेरा नाम याद हो गया शिवम, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। हाँ बता दे, अरे कुछ तो बता दे, और बता जीवन कैसे चल रहा है, यही बता दे। हाँ सही चल रहा है? नहीं यार सर एक बार पूछ के तो देखो, इतने दुख है ना, कोई एक बार पूछे तो बता। करण राइट यार, मैं वेरी बैड विद नेम्स बट आई विल ट्राई टू। हाँ बता, अबे कुछ भी बता दे, या तो सवाल का आंसर बता दे या कुछ इंटरेस्टिंग बता दे जिसको सुन के अच्छा लगे। हाँ कोई तो बता यार कैसे। हाँ वेरी गुड, चल कहीं कहीं कुछ अच्छा फैंसी बोला तूने। हाँ हाँ व्हाट इज पूरा मूव? एब्सोल्यूट रुका हो तो तुमने बोल दिया रुकना, तो समझ में आ गया। व्हाट इज पूरा मूव? आर यू देवेश भाई और व्हाट? हाँ नहीं सॉरी एकदम से। हाँ अभी आ रही। व्हाट इज पूरा काइनेटिक एनर्जी? हाउ फास्ट कैन आई, देखो मैं रुका हुआ हूं, दिस इज नंबर 0 रिप्रेजेंटेशन, है ना, मैं रुका हुआ, बट कितना तेज में, जो तुम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, क्या ये डिफाइन हो सकता है क्या? व्हाट इज दैट? व्हाट इज अ मैक्सिमम सर स्पीड ऑफ लाइट? क्या उससे ज्यादा भी हो सकता है? थ्योरेटिकली तो कोई भी नंबर लिख दो, है ना। क्या 10⁻100 एक बड़ा नंबर है? हाँ हो सकता है शायद बड़ा नंबर हो, बट क्या वो 100⁻⁴ से बहुत छोटा है? मे बी, है ना, तो वो डिफाइन नहीं है। तो बट वेरी गुड, तूने यार 2-3 चीजें बहुत अच्छी बोली। ओके, सो एब्सोल्यूट कोल्ड डिफाइंड है, मिनिमम टेम्परेचर अ बॉडी कैन हैव इज 0 केल्विन, उससे छोटू नंबर नहीं हो सकता। 0 का अच्छा, केल्विन और सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में रिश्ता पता है सबको, है ना? एनीवन? शिवम यार तू बता यार, ऐसे क्यों यार? आंखों के सामने बाल आ रखे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना? पक्का? सेल्सियस और केल्विन में रिश्ता बता दे, किसमें ऐड करूं? डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड करते हैं तो हमारा केल्विन आ जाता है, राइट? तो मिनिमम टेम्परेचर व्हिच इज डिफाइंड इज दिस। यहां पर हम बात करते हैं, तो जो एक कहानी बताई इसने कि मॉलिक्यूल्स जब ये है तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव हो रहा था। हाउ फास्ट और स्लो दे आर मूविंग, ये हम पता करने के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं था, और हर मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो उसका एक एवरेज वैल्यू हम टेम्परेचर से डिटरमाइन करते हैं। तो हम ये बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन पर ना, इट इज द एब्सोल्यूट लो टेम्परेचर, इस पे मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं एंड स्टॉप द मूवमेंट। बट मैक्सिमम कितनी स्पीड से आ सकते हैं? नो अपर लिमिट। सो अज्यूमिंग कि वो उसकी स्पीड है, सो इसीलिए अपर टेम्परेचर इज नॉट डिफाइंड बट लोएस्ट इज स्टिल डिफाइंड। तो यहाँ पे हॉटनेस कोल्डनेस जो हम बोल रहे होते हैं कि हमने इसको छू के पता कर लिया, ये है अलग कहानी। मतलब एक चीज ये समझ में आई, टेम्परेचर का हॉटनेस कोल्डनेस है वो छूने वाला, वो हमेशा रिलेटिव टर्म है कि जब हम दो बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो जो हीट है हमेशा एक तो वो ट्रांसफर के फॉर्म में होगी कि हमेशा हीट इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो हॉट बॉडी होगी उससे कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाएगी, बट कब तक जाएगी? क्या है लॉजिक? जब तक क्या इक्वल नहीं हो जाए, दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। तो हमेशा जब दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में होती हैं तो हमेशा बॉडी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाती है, जिससे हीट निकलती है उसका टेम्परेचर कम होता है, जिसमें हीट जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब तक होता है ये इक्वल नहीं हो जाए।
फिर हॉटनेस कोल्डनेस में एक प्रॉब्लम है, छोटा सा बेकार सा सवाल, सोच के बोलना आंसर। सपोज मेरे पास 2 बेंचेस पड़ी हुई हैं, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, एक स्टील की है और एक वुड की है। बेसिक यार 10th के क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंड द आइडिया। और ये पड़ी है 1 साल तक और 50 डिग्री टेम्परेचर है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज? स्टील वाली बेंच एंड वुड वाली बेंच का टेम्परेचर क्या होगा? हाँ, सवाल बेसिक, कोई उसमें ऐसे छुपाने वाले नहीं है। स्टील की बेंच है, वुड की बेंच है, फॉर अ वेरी लॉन्गेस्ट टाइम बोथ आर आउटसाइड एट अ 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ किसका? दोनों का? अरे पता नहीं क्या, बोलो बोलो। स्टील का ज्यादा होगा वुड से। जल्दी गर्म अच्छा, तो अब सुनना ध्यान से। अच्छा, अब इसमें जो थॉट है, जिन लोगों का थॉट ये है कि स्टील का ज्यादा होगा, तो ये बेसिक थॉट आता है क्योंकि तुम उस पर जाके बैठने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मेंटली, ठीक है। बट अभी हमने बात करी है हीट इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। अगर टेम्परेचर किसी का ज्यादा है और किसी का कम है तो हीट ट्रांसफर होती रहेगी। अगर हमने बहुत लंबे टाइम के लिए बोल दिया तो क्या हम यही बोलना चाह रहे हैं ना कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो तभी तो हीट ट्रांसफर रुकेगा। तो इवेंचुअली दोनों का टेम्परेचर होगा सेम। क्यों तुम्हें लग रहा है स्टील का? क्योंकि तुम उस पर बैठ रहे हो या तुमने फील किया अपने ऑब्जर्वेशन में, अरे ये ठंडा लग रहा है, ये गर्म लग रहा है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? तो अच्छा, तो अगर मैं तुमसे बोलूं सच में तुम्हें 50 डिग्री है, तुम्हारे पास स्टील है और वुड है, तुम्हें किस पे बैठना पसंद करोगे? तुम्हें अगर बोला जाए बैठ जाओ जाके वुड पे, क्यों? या टेम्परेचर तो दोनों का सेम है तो स्टील पे बैठ जाए ना। अरे तो अब यहां पे सवाल आता है, हाउ क्विकली हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू योर बॉडी। तो यहां पर वो सवाल है, वो है हीट ट्रांसफर का। सो टेम्परेचर दोनों का इवेंचुअली सेम हो चुका होगा, बट हीट स्टील बिकॉज बीइंग अ कंडक्टर और जो भी, वहां से हीट हमारे जल्दी बॉडी के अंदर आ रही है, इसलिए मुझे ज्यादा गर्म लग रहा है। वुड बीइंग अ नॉन कंडक्टर, तो वो हीट नहीं आ रही है। तो टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। जस्ट जब हम छूने वाली बात करते हैं कि यार अगर घर पे कोई वेसल है जो गर्म है, आग पे रखा है, तो हम टच ऐसे नहीं करते ना, ऐसे कर रहे हैं ना। तो हाउ क्विकली हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन। तो टेम्परेचर का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हीट का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड द वर्ड, एक एक प्लीज आस्क की क्या चीजें हैं और क्यों हैं। तो अब टेम्परेचर, फिर वही बोला गया टेम्परेचर हम मेजर कैसे करें। टेम्परेचर कोई दिखाई थोड़ा दे रहा है। हमने बोला यार टेम्परेचर इसका 0 केल्विन है, तो ये हमने एब्सोल्यूट बोल दिया। बट हाउ डू वी नो कि यार किसी का 20 है, किसी का 40 है, 100 है। तो हमें जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसको मेजर कैसे करोगे। तो हमें बोला गया दिस इज वेयर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट विच इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन, कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू एक्सपैंड व्हेन दे आर बीइंग हीटेड। तो अगर तुमने किसी ने पुराने जमाने में जो थर्मोमीटर होता था उसमें मरकरी होता अभी भी वही है, बट अब डिजिटल हो गया है, ठीक है। किसी ने देखा है क्या पुराने जमाने वाला थर्मोमीटर जिसमें वो बढ़ता था, देखा है? तो उसमें प्रैक्टिकली टेम्परेचर कैसे मेजर हो रहा है कि उसमें एक मरकरी है, वो होता है, तो उसमें एक पतला से कैपिलरी जैसा होता था, उसमें वो मरकरी बढ़ता था। तो मरकरी एज, तो क्यों मरकरी यूज किया? सर पानी भी तो बढ़ ही रहा है, पानी यूज कर लेते हैं। नहीं, हाँ बता। पानी को टाइम का नहीं है। सो वही वाला सवाल है कि अगर मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है पानी से 13.6 टाइम्स हेवियर होता है। तो हो सकता है मैं पानी का बनाता तो मुझे उससे 13 टाइम्स लंबा थर्मोमीटर बनाना पड़ता फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो हम एक्चुअली उसका एक्सपेंशन मेजर कर रहे हैं और हमें बताया गया कि अगर ये मरकरी है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, अगर इसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इतना होगा, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं दे रही है मेजर कैसे करोगे। तो हम वहां पे एक्सपेंशन ऑफ मरकरी मेजर करते हैं और मरकरी की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखते हैं अच्छा इतना वॉल्यूम है तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है, ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है। तो ये मरकरी की प्रॉपर्टी। क्या हम कोई और लिक्विड ले सकते थे? यस, बट आइडिया इज कि मरकरी मोर रेलेवेंट होगा कमर्शियली या साइज के हिसाब से चीजें जो होंगी वहां पे वो कमर्शियल एस्पेक्ट है। बट पहला थॉट इज एवरीथिंग एक्सपैंड अगर उनको गर्म करा जाए। व्हाई आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे कि स्पेसिफिकली पानी, वेरी रेयर थिंग्स, तो वो पानी 0 से 4 डिग्री में उल्टा होता है, ओनली फॉर 0 to 4 डिग्री। उसकी कुछ कहानी है, दैट विल टॉक अबाउट इट, शायद सुनी होगी बच्चा। हाँ, तो टेम्परेचर किसका? किसी नहीं, तो हमने क्या बोला कि जिस जगह पर, तो अच्छा ये तो साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट देना है, तुम्हें देने का मन हो या नहीं हो जो भी है। तो जब हमने बोला है ये सब यूनिट है, ये साइंटिस्ट का रिस्पेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ शशांक नाम से, मुझे आज एक
एक टेम्परेचर स्केल बनानी है तो उसके भी फॉर्मूले दिए गए हैं। हाँ, तो अब हमने क्या बोला, तो ये तो साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। हमने बोला वो वाला टाइम जब हमारे मॉलिक्यूल प्रैक्टिकल, तो हर मॉलिक्यूल हर उसमें ना एक जगह पे ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है। जिस टाइम पे बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल ही ऑसिलेशन बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर जो बिल्कुल मिनिमम है, एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब बाकी टेम्परेचर क्या, अब कितना ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं नहीं भाग सकते हैं ये डिफाइन नहीं, क्योंकि तुमने जब उसको गर्म किया मतलब हीट दी मतलब एनर्जी दी, अब वो मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से भागेंगे ये डिफाइन नहीं है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतने ज्यादा से भागेंगे। तो स्पीड का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, समथिंग लाइक हाफ mv², एज सिंपल एज। अब ये हाफ mv², एक उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, बहुत सारे। अब यार हम सबकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो जीवन निकल जाएगा। तो हमने क्या बोला, इन सब के सारे मॉलिक्यूल को एनर्जी ऐड करो। अब उसको रिलेट कर दिया गया एक सर्टेन चीज से जो हमारा केटीजी का पार्ट है, बट अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है उसको उसकी इंटरनल एनर्जी से रिलेट करा गया है, जिसको हम टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। तो रिलेशन भी हम पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है, बट आइडिया इज वी कैन नॉट कीप ऑन डूइंग एडिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरीथिंग। उसको हम कुछ रिलेट कर देते हैं टेम्परेचर से कि इतनी काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग इतना टेम्परेचर। तो हम उल्टा पढ़ते हैं कि टेम्परेचर ये है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट वे। हाँ, पूछो प्लीज कीप ऑन आस्किंग, नो फालतू डाउट, कुछ भी नहीं है दिमाग में मत सोचना, है ना। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कुड बी रेलेवेंट फॉर अदर्स आल्सो, है ना। तो कीप ऑन आस्किंग। नहीं मतलब अगर मेरे पास सपोज 1 ml का मरकरी है, इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्टेन टेम्परेचर और मुझे फॉर्मूला दे दिया गया, कोई एक फॉर्मूला विच विल ड्राइव कि यार अगर ये 1 ml से 1.2 ml होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर अगर 50 था तो अब वो 60 हो चुका है, अगर वो 1.3 हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग 62 हो गया है। तो भाई कैसे वो फॉर्मूला कि हमने मरकरी, तो हर ऑब्जेक्ट जितना कोई मेटल एक्सपैंड करता है वुड नहीं करता है, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हमें ये पता चल चुका है कि भाई मरकरी कितना एक्सपैंड करता है किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे। तो हमने उल्टा कैलकुलेशन किया व्हाइल मेकिंग द थर्मामीटर। तो वो मार्किंग तो इंसान कर रहा है ना, या कोई फैक्ट्री पे हो रही है वो मार्किंग, जो टेम्परेचर की मार्किंग है। तो उसने क्या किया कि भाई अगर मरकरी यहां तक चढ़ा है तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है, नीचे तो भरा हुआ है, वो फुल भरा है, उसके ऊपर एक पतली सी ट्यूब है, ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो चढ़ेगा। तो जितना चढ़ता जा रहा है, तो हमने बोला अगर यहां तक चढ़ेगा तो इतना टोटल वॉल्यूम ऑफ मरकरी हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है। वो उन्होंने रिवर्स कैलकुलेशन करी हुई है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, उसके हिसाब से मार्किंग करी हुई है वाली, है ना। क्या हम स्टार्ट करें अब कहानी। तो अभी मोटा मोटा आइडिया ये समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। श्योर, पक्का। सो लेट्स स्टार्ट विद, सो राइट डाउन द चैप्टर नेम, थर्मल एक्सपेंशन। ओ भाई साहब इतना फैंसी वे में लिखेगा तू, हाँ। ठीक है, इसमें एक लाइन, पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो राइट डाउन दिस, जस्ट काइंड ऑफ मिड लाइन। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। भाई साहब ये पूरी बुक में उल्टा चलेगा क्या? बुक लेना भूल अबे तो बीच में कहीं एक जगह डिवाइड कर दो अब ऐसे। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। व्हाई आई एम सेइंग मोस्ट, फिर से वही वाला चक्कर कि पानी 0 से 4 डिग्री में उल्टा होता है ना। अदरवाइज मेजॉरिटी, और 4 के बाद सिमिलर बिहेवियर है, बट 0 से 4 में कुछ एक रीजन है, कुछ कहानी है इस वजह से। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंशन में हम 3 डिफरेंट एक्सपेंशन पढ़ते हैं। वन इज लीनियर, इसी के ही 3 पार्ट है जो हम सेपरेटली पढ़ेंगे। फर्स्ट दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लीनियर, सेकेंड इज एरियल, और इसी को सुपरफिशियल भी बोलते हैं। लाइक योर लाइफ, वेरी बैड, ठीक है। सुपरफिशियल एंड थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक। अब एक मिनट यार, आइडियली एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इज 3D। अगर मैं इस पेन को गर्म कर रहा हूं तो ऐसा नहीं होगा केवल यही बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। बट कंपेयर टू द डायमेंशन, जब हम एक रॉड को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं उसकी लेंथ कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है बाकी डायमेंशन से। तो हम उसको लीनियर, जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम 1D एक्सपेंशन की बात कर रहे होते हैं। जब हम डिस्क पढ़ेंगे तो हो सकता है डिस्क हो, बट उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ना,
है ना। अब वो थिकनेस अगर बहुत कम है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क, तो हम उसको निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो वाला पार्ट हम एरियल या सुपरफिशियल में पढ़ते हैं, विच इज 2D। उसी डिस्क को बढ़ा दोगे तुम, अगर साइज बढ़ा दोगे तो फिर वो 3D जैसा हो जाएगा। तो आइडियली सब कुछ है 3D, बट हम जब ये और ये पढ़ रहे होते हैं तो हम ये मानते हैं बाकी डायमेंशंस आर कंपैरेटिवली स्मॉलर, है ना। तो इसलिए हम तीनों पार्ट को सेपरेटली पढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लीनियर एक्सपेंशन। इट्स जस्ट अ कैटेगराइजेशन, दो टाइप से, अलग अलग टाइप से कैटेगराइजेशन करा है। फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज जहां पे हम तीन सेपरेट पार्ट पढ़ रहे हैं, वन इज लीनियर, एरियल और सुपरफिशियल, एंड थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, हाँ हाँ। तो होल आइडिया है, जैसे हमने अभी बात करी, तो जब मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा फील के समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा सोच कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बनाया और ये एक स्प्रिंग है, तो हर मॉलिक्यूल अपने आप में ना एक मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट भी कर रहा है, ये कर रहा है। अगर तुमने उसको गर्म किया तो तुमने उसकी एनर्जी बढ़ाई तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो ओवरऑल बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो हर एक उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो ओवरऑल एक्सपेंशन वैसे बढ़ जाता है। तो प्रैक्टिकली जब हम गर्म करते हैं तो इंडिपेंडेंटली उनका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड टाइप ऑफ चीज बढ़ जाती है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर का वो बढ़ जाता है। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। हमारा कितना बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा वो हम पढ़ना है ना। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो याद ही रखना, सीधे लिखते यार देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें लग रहा हो वो अपने हिसाब से लिखते चले जाना, जो स्पेसिफिकली मुझे करना है कि तुम्हें लिखना है वो मैं बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो जो एक्सपेंशन होता है वो एग्जैक्टली ऐसे होता है, इट इज लाइक अ फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। रिमेंबर दिस वर्ड, इट इज एक्चुअली यूजफुल इन सम थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन का सिंपल मतलब ये है, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट की फोटो ली, ठीक है, और उसको सिंपली जूम इन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। तो जूम इन करने में जैसा तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिखेगा उसी टाइप से होता है, कितना होगा क्या होगा ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। अदरवाइज इट इज लाइक अ फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। ये वर्ड समझ में आ रहा है। 2 बार प्रॉब्लम पूछा गया, बहुत बेसिक फंडामेंटल, केवल उसी चीज पे, और लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज बीइंग आस्क्ड वाज, अच्छा पहले एक इजी वाला देख। फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज बीइंग आस्क्ड कि एक सपोज एक डिस्क है ऐसी और मटेरियल केवल यहां है, ठीक है। इनर रेडियस दी गई है R1, सोच के बोलना आंसर। ये दिया गया है R2, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन लिया है बीच का मामला खाली है, ठीक है। तो इनर एंड आउटर इज R1 एंड R2। हमें बोला गया इसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, है ना, हमसे पूछा गया था R1 बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, तीनों अलग अलग बताने हैं तुम्हें। R2 बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, एंड तीसरी चीज पूछी गई थी R2 माइनस R1, मतलब ये गैप है ना, ये हमारा बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा, है ना। सवाल समझ में आ रहा है कि क्या है। अभी बहुत छोटी छोटी चीजें, R1 बढ़ेगा, कम होगा, R2 एंड R2 माइनस R1। टेक 30 सेकंड एकदम से, अभी फिश मार्केट मत बनाना, अपने हिसाब से सोचो कि क्या हो रहा होगा। यार अपने पड़ोसी को उठाओ, भाई साहब उठो, एक मिनट, उठो 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 ना, उठो तो। अच्छा आज बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बाहर घूम के आओ, अगली क्लास से बाहर निकाल दो। अच्छा ये एक मिनट, ये तुम्हें अलाउड है क्या बाकी क्लासेस में? ये कैसे तूने ऑप्शन कैसे तूने चूज कर लिया कि आई एम अलाउड टू स्लीप? तो ये ध्यान तो कर नहीं रहोगे तुम। ये मतलब ये किसने बोला कि यू आर अलाउड टू डू योर हेड डाउन? तो अज्यूम कैसे कर लिया? अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर नॉट सीरियस इन द क्लास मैं भगा दूंगा क्लास से, ठीक है। ये मत मुझे बताना, न समझाना कि यार मैं लेट के सुन रहा हूं, और अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, आई डोंट नो वांट टू नो द रीजन, ठीक है, डोंट कम टू माय क्लास, ठीक है। ये सबके लिए बोल रहा हूँ, इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज एंश्योर, हो सकता है नींद आ रही हो, गो आउट, वॉश योर फेस, कम बैक इफ यू वांट टू स्टडी, अदरवाइज बहाना मार के यू कैन गो, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि नहीं नहीं सो नहीं रहा था या जाग रहा था, ये मुझे बताना भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखना है, इफ यू वांट टू गो आउट वॉश योर फेस। देखो नींद आ सकती है, देखो, बट अगर नींद इसलिए आ रही है कि भाई यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, यार एक आध 2-3 चीजें, दिस इज द फर्स्ट क्लास, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, सॉरी इट्स अ रिक्वेस्ट। पहला सवाल अपने आप से पूछ लो, डू यू वांट टू क्लियर द एग्जाम और नॉट, ठीक है।
अगर आंसर देखो, इसका ऑल्टरनेटिव है नहीं, सच बताऊं इस पर्टिकुलर एग्जाम का। वी आर नॉट गोइंग इनटू, यू नो द कंपटीशन, यू नो कि कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितनी सीट है, ये सब कहानी तुम्हें पता है। तो अगर आंसर यस है ना, देयर इज नो सेकंड तरीका, तुम्हें यार सुनना ही पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर तुम अपना इजी वे आउट ढूंढना चाह रहे हो कि नहीं अच्छा हम बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे, इट वोंट वर्क ओनली। मतलब जीरो, मतलब वो जीरो काम करता है कि जहाँ पे अरे सर हम वन शॉट देख लेंगे, अगर ये वो काम कर ही रहा होता ना तो केवल लोग वो 30 चैप्टर के 30 लेक्चर लोग देखते और काम हो जाता। somehow it doesn't work, it just make you feel good, that's it। तुम ये ट्राई करके देख सकते हो। और जो लोग की आदत है कि भाई हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हम 2 मिनट देंगे उसके बाद हम गूगल करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे या हम किसी से पूछ लेंगे, वो काम करेगा ही नहीं। एक बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स अच्छे करने का, द मोर यू विल स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम। हो सकता है वो 2 मिनट लगे, हो सकता है 5 मिनट लगे, हो सकता है 10 मिनट लगे, अगर तुमने वो स्ट्रगल करना नहीं सीखा है, तुम्हें अगर डर ही लग रहा है पेन चलाने में, वो हमेशा साथ में रहेगा। तो प्लीज वेरी इंपॉर्टेंटली मेरे हिसाब से प्लीज डोंट चेंज योर शेड्यूल ऑफ द डे। तुम्हारी क्लास है या नहीं है, अगर तुम्हारी क्लास 8 बजे या जितने बजे भी होती है, ठीक है, प्लीज अगर किसी दिन क्लास नहीं है 2, 3, 4 बजे तक मत जागो, ये काम करेगा ही नहीं। क्लास में एफिशिएंसी, इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इन जनरल, है ना, वो लॉन्गर रन में काम करेगा ही नहीं। तुम्हारी एफिशिएंसी वो जिस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम होगा, फाइनल डे एग्जाम 9 से 12, है ना, सुबह 6 बजे 5 बजे उठना पड़ता है उस दिन, उस टाइम पे एफिशिएंसी होगी नहीं। हो सकता है तुमने बहुत अच्छा पढ़ा हो। इफ इट इज नॉट हेल्पिंग यू फॉर योर फाइनल एग्जाम एनीथिंग, प्लीज डोंट डू इट। ये केवल एक बेसिक हैबिट है। कोटा फैक्ट्री देखा ही होगा सबने, आई गेस, है ना, पहले सीजन में डायलॉग है ना वो 21 डेज टू मेक इट और ब्रेक इट, है ना। तो हो सकता है इनिशियली कुछ टाइम पे दिक्कत हो, है ना, बट वंस यू आर सेटल्ड विद दैट थॉट एंड आइडिया, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्ट केवल एक मेंटल वो है यहाँ पे और ज़्यादा है, क्योंकि स्पेसिफिकली इन बॉम्बे लाइक इन्फिनिट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। बट यू हैव टू डिसाइड, डू यू जेन्युइनली वांट टू क्लियर इट, है ना। और मैं ये आईटी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये सेम स्ट्रगल एनआईटी, सेम स्ट्रगल तुम्हारा इवन सीईटी में भी है। मतलब तुम बोल बहुत बार होता ही ऑब्वियसली कि यार यू आर सिटिंग इन द एडवांस बैच फॉर 2 years, बट अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, जो बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं केवल, दे डू मच बेटर इन सीईटी। तो इस थॉट प्रोसेस से मत स्टार्ट करना कि भाई हम एडवांस में बैठे हैं, सीईटी तो अच्छा हो ही जाएगा। somehow it won't work that way। तो प्लीज, और अगर तुमने मेंस लेवल की तैयारी करी, तुम्हारे सारे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। एडवांस के लिए बहुत गो इनटू डीप होता है, बट बाकी सब के लिए यू नीड अ गुड प्रिपरेशन ऑफ मेंस। उसमें यू कांट टेक द चांस, यार इतनी दिक्कत है ही, मतलब यू नो कि वो नंबर ऑफ लोग और नंबर ऑफ सीट्स, नहीं तो चिंटू पिंटू कॉलेज में ले लोगे, इट्स अ लाइफ टाइम का स्ट्रगल। सो या तो अभी 1 साल, मतलब काफी टाइम हो गया भाई तुम्हारे लिए, 1 साल भी नहीं बचा है जो प्रिपरेशन वाला है। अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाता है, तो अगर अक्टूबर में, तो इट्स नॉट इवन 1 year। गिव दिस 1 year genuinely, you will actually be thankful for good amount of time। I'm not saying कि जीवन का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, बट अगर किसी गलत कॉलेज में गए, है ना, देन एक्चुअली इट्स है, आसपास के वाले लोगों से पूछना। अभी हम उस जगह पे नहीं जा रहे हैं, बट कीप ऑन टेलिंग यू देयर स्टोरीज। बट आइडिया इज, ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी, जस्ट द फर्स्ट क्लास, बट ये समझना बहुत जरूरी व्हाट यू नीड। तो पॉइंट आउट तेरे को नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, आई एम जस्ट सेइंग कि ये हो सकता है कि यार नींद आ रही, इट्स अ वेरी नेचुरल दिस थिंग, बट अगर नींद केवल इस वजह से आ रही कि मैं टाइम पे सो नहीं हूँ, देन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अगर जेन्युइनली कोई रीजन रहा है, बट अगर ये कंटिन्यूसली टू मेनी डेज या हर क्लास में यही हो रहा है, देन यू हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है। ओके, क्विकली, सो सवाल ये था, सवाल तो समझ में आ गया। एक डिस्क है, जिस एनुलर डिस्क, बीच की कहानी खाली है, R2 R1 ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हमें पूछा गया है क्या बढ़ेगा। 3 चीजें अलग अलग हैं, सो तीनों के आंसर whoever wants to give separately tell me। हाँ, क्या लग रहा है बताओ। इंक्रीज सेम, ओके। किसी को कुछ और, अब मैं एक बार रीजन पे आता हूं मैं कि तुम्हें क्यों क्या लग रहा है, बट हाँ, किसी को और कुछ। सेम मतलब अच्छा, R1 सेम, हाँ, सेम, इंक्रीज एंड इंक्रीज, ओके। एल्स, हाँ, R1 डिक्रीज, R2 increase और R2 minus R1 increase। R2 minus R1 इंक्रीज, ओके, हाँ। सेम, डिक्रीज एंड डिक्रीज, ओके।
या कोई दो लोगों के आंसर तो मैच हो जाते हैं। हाँ और बोलो, बताओ बताओ, हाँ बोल। व्हाट? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ओके, एक आध कोई और आंसर देना चाहेगा, देन आई विल आस्क द एक्सप्लेनेशन। हाँ बता। डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज। ओके बताऊं मैं? ओके सो यू सर, यार सब कुछ बढ़ेगा यार। अच्छा, सो हमने क्या बोला है? फोटोग्राफिक एक्सपेंशन का मतलब टू यू एक्चुअली टेक अ पिक्चर, जूम इन और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम इन करूं, देख लो यार एक बार, देखो अभी तुम्हारे हिसाब से एक बोर्ड के हिसाब से एक डायमेंशन तुम्हारे दिमाग माइंड में है, देखो क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है? सब बढ़ रहा है। तो एक बहुत सिंपल सी कहानी, ये केवल फील है कि ये बढ़ेगा, ये कम होगा सर, ये अंदर की तरफ बढ़ेगा। ये जिन लोगों ने कुछ डिफरेंट आंसर दिया है, फंडामेंटल थिंग, अगर कोई भी 2 पॉइंट उठाऊं, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट, और दोनों अगर सॉलिड के अंदर है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है, दे विल ऑलवेज 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 इंक्रीज। मतलब जैसे कि रेडियस डिफाइन कैसे है? रेडियस एक्चुअली डिफाइन है डायमीटर के आधे से, क्योंकि ये पॉइंट तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हवा में है ना, बट R1 डिफाइन कैसे? अगर मैं एक पॉइंट R1 के लिए ये मार्क करूं और ये मार्क करूं, तो मैं थोड़ा छोटू कर दे रहा हूं, बहुत अजीब सा लग रहा है ना? अगर मैं ये मार्क करूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ऐसे दोनों पॉइंट मेटल के मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर है? अगर कोई भी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, अगर तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, दे विल ऑलवेज 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 इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एज फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। ठीक है, R2 के लिए भी सेम कहानी कि R2 के लिए मैं एक पॉइंट ये मार्क कर दूं और ये इस डायमीटर के दोनों पॉइंट मेटल के अंदर है, ये भी बढ़ेगा फॉर श्योर। R2 माइनस R1 ये कैसे डिफाइंड है? एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये भी दोनों मेटल के अंदर है ना, तो वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट्स लाइक अ फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। जिन लोगों का ये थॉट उल्टा वाला क्या लगता है, वो दिमाग में अरे सर ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ये बाहर की तरफ बढ़ रहा है, इफ बोथ द पॉइंट्स आर इनसाइड द मेटल दे विल ऑलवेज इंक्रीज। ये केवल फील है, अरे सर ये कम हो रहा है, इसीलिए सबके आंसर अलग अलग आए हैं, क्योंकि सबकी फीलिंग अलग अलग है ना? आइडिया क्या है? क्योंकि वहां पे फिजिक्स नहीं लगाई है, जितने लोगों ने आंसर दिए वो फील से दिए कि ऐसा हो रहा होगा, है ना, इसीलिए आंसर डिफरेंट है। बेसिक फंडामेंटल थिंग इज कि अगर इफ एनी 2 पॉइंट अगर वो मेटल के अंदर है तो बढ़ेंगे। एक और बात जेई में पूछा गया, एक और सुन लो उसके बाद करना। एक और सवाल पूछा गया था जेई में, एक स्क्वायर प्लेट ली थी या रेक्टेंगुलर प्लेट ली थी और उसके अंदर यहां पर एक कैविटी बनाई थी उन्होंने, तो मतलब मटेरियल उन्होंने बोला था यहां है। ये जेई का ही प्रॉब्लम है। ये लेंथ दी थी A, ये लेंथ दी थी B, इसकी रेडियस दी थी C एंड एज फार एज आई रिमेंबर इसको दिया था D। ये ठीक है, और फिर से बोला था। अच्छा, एक तो मैं बार बार जब भी टेम्परेचर इंक्रीज बोल रहा हूं ना, अगर डिक्रीज होगा तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आदत वो है वैसी वाली कि टेम्परेचर इंक्रीज में एक्सपैंड हो रहा है, तो वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो सेम ऑर्डर में डिक्रीज हो जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट जूम आउट जैसा हो जाएगा। ओके, फिर से वही बोला था कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर से A B C D, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा? सेम रहेगा। हाँ सब बढ़ेगा पक्का। अब उसके बाद यहाँ पे सब सही होता है, सब बढ़ेगा, क्योंकि फिर से वही जो तुमने कहानी सोची, अब तुमने कोई भी 2 पॉइंट उठा लिए मेटल के, ये दोनों उठा लिए, ये दोनों B के लिए उठा लिए, C का डायमीटर के उठा लिए, तो सर क्या हमेशा ही सब बढ़ेगा? अगर मैं कोई फालतू पॉइंट दे दूं हवा में, मैं बोलूं यार ये पॉइंट है एक ये, बट एक पॉइंट है ये, अब ये तो हवा का पॉइंट है ना, तो मैं बोलूं इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ E, अगर इसको गर्म करूंगा तो E कम हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट हवा में है ना। तो मतलब वो आइडिया क्या है कि अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये अगर 2 पॉइंट हैं, अगर इनसाइड द दिस थिंग है, या ये भी मतलब एक ये है कि ये है, ये डिस्टेंस अगर तुम गर्म करोगे वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फंडामेंटल कहानी समझ में आ रही है? यस। अंदर मतलब विच पॉइंट, जैसे मार्क करके बता, तब बताओ आपको। सेंटर एंड विच अदर पॉइंट, 2 बताने में ये वाला। हाँ, क्योंकि सेंटर डिफाइन कैसे है, ये जो चीज है, ये तुम रेडियस की बात कर रहे हो, और रेडियस डिफाइन कैसे है? डायमीटर के आधे से। तो अगर डायमीटर के ये 2 पॉइंट बढ़ रहे हैं और उसका आधा करोगे, अगर वो पूरा बढ़ रहा है तो उसका आधा भी बढ़ेगा ही। दैट वे, दैट्स द लॉजिक। हाँ, डिफरेंस सेम नहीं रहेगा ना। ये R2 माइनस R1 नो ना, R2 माइनस R1 है क्या? ये R2 है, ये R1 है, तो R2 माइनस R1 प्रैक्टिकली ये लेंथ है ना, यही मैं बोलूं, इसीलिए मैंने जूम इन करके दिखाया। एक बार फिर से देखिए, इसको बिल्कुल छोटा कर लो। अबे हाँ, ये भी कुछ एक सर्कल दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, तुम्हें एक इमेजिन हो रहा है ना कि R2 माइनस R1 ये है। देख जूम इन कर,
समझ गए ना भावना है मेरी, समझिए। अब ये रेट की बात अभी ये करते हैं, अभी हम वी आर कमिंग टू दैट। सेम रेट नहीं, तो मतलब ये जो दो पॉइंट है, ये R2 माइनस R1 है, कितना बढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे, विच आई एम कमिंग टू, नेक्स्ट पार्ट इज दैट। बट अगर तो मतलब अच्छा बहुत डिटेल में नहीं, इफ यू वांट यू कैन जस्ट मेक द डायग्राम, यू विल गेट द आइडिया। देखो अगर समझ में आ गया यू कैन स्किप। अच्छा राइट डाउन ये वर्ड तो लिख ही लो, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन वर्ड लिख लो, इफ यू वांट यू कैन मेक जस्ट मेक द डायग्राम। देखो अभी मैं लिखा दे रहा हूँ, बट इवेंचुअली आई जेन्युइनली बिलीव इज समझ में क्लास में आना ज्यादा जरूरी, रादर देन क्लास के बाद तुम कॉपी जला भी दोगे मेरी, इट्स ओके। अगर समझ में आ गया, यू इवेंचुअली विल हैव टू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अपने आप ही वो क्लियर हो जाता है। सही है, कैन वी स्टार्ट? श्योर। अब आते हैं पहला फॉर्मूला कि कितना बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज लीनियर एक्सपेंशन। करें स्टार्ट? ओके, सो फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा मैंने, ये लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा फिजिक्स में ना मेजॉरिटी चीजें इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ना, मतलब कि यार बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करें अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके कि इतना बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है, तो जो फॉर्मूले हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी, जैसे F इज इक्वल टू ma का कोई प्रूफ नहीं है ना। वो न्यूटन ने देखा कि यार अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे सर्टेन फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक सर्टेन एक्सेलरेशन हो रहा है, फोर्स डबल करा तो एक्सेलरेशन डबल हो गया, तो उनको समझना है वो लीनियरली, तो कोई प्रूफ नहीं है उसका, इट्स जस्ट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेम ही कहानी है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी जो ये वाली डायमेंशन है ये बहुत कम है ना, अदरवाइज ये भी बढ़ेगी, बट हम उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास ये है, अच्छा टी, यार एक और प्रॉब्लम है कि सिंबल्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कम है, तो सेम सिंबल बहुत सारी जगह यूज होता है अनलेस नॉट मेंशन। जैसे टी है, कैपिटल टी, ये बहुत 50 जगह, टेंशन में यूज कर चुके हो तुम, टेम्परेचर के लिए यूज होता है, एक सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, उसके लिए भी टी यूज होता है, और एक जगह और होता है, हाँ टाइम के लिए होता है, हाँ वो स्मॉल टी है नहीं, एक कैपिटल टी एक जगह और यूज होता है। कहाँ होता है? टेंशन, सरफेस टेंशन, टाइम पीरियड के लिए, सॉरी है ना, वो टाइम पीरियड है बच्चों में, तो वो भी कैपिटल टी यूज होता है, फ्रीक्वेंसी का 1/f, तो बहुत जगह यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर कुछ ऐसा लगे इस जगह पे, इस चैप्टर में हम कैपिटल टी टेम्परेचर यूज करेंगे, बट एक जगह हम टाइम पीरियड को भी रिलेट करते हैं, तो वहां पर मैं बता दूंगा, बट अदरवाइज अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो हर बार टी इज फॉर द टेम्परेचर एंड से। ठीक है, तो सपोज ये था, हमने इसको हीट दी और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाया। अच्छा जैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो 273 का फैक्टर है, बट डेल्टा टी वो दोनों में सेम होता है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो या फिर केल्विन हो, क्योंकि दोनों में वो 273 का चक्कर है। तो वहां पर अगर मैं डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बोलूंगा, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो सपोज हमने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी से, और क्या देखा गया कि इसकी लेंथ जो है नई वाली वो हो गई है L0 प्लस डेल्टा एल, मतलब उसकी लेंथ डेल्टा एल से इंक्रीज हो गई है। तो क्या ऑब्जर्वेशन करेगा? पहला वाला, डेल्टा एल जो था वो उसकी ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल था, कि अगर 5 मीटर की है या 10 मीटर की है, इट वाज एवरी टाइम जितनी लेंथ बढ़ाई गई उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा एल बढ़ रहा था, ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि डेल्टा एल वाज प्रोपोर्शनल टू जितना टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, 20 से 40 करा, 20 से 50 करा, तो करस्पॉन्डिंगली बढ़ रहा था, वो लीनियरली बढ़ रहा था। इन दोनों को कंबाइन करा तो डेल्टा एल हमारा प्रोपोर्शनल आया। दिस इज हाउ द फॉर्मूलाज आर बीइंग मेड। एक्सपेरिमेंट करें, ये करा, और क्या देखा गया, एक और चीज, जो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो वहां पर एक पहला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच इज कमिंग हियर इज दिस वन, इट कम्स आउट टू बी L0 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा क्या है? नाउ अल्फा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज, ये सब बिल्कुल रट्टाफिकेशन करना है, इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्यों? ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली मटेरियल की, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये समझ में आ रहा है? अच्छा एक मिनट तो लिखना मैं चालू करूँ, मैं बता दूंगा, मैं थोड़ा सा पहले सुन लो एक मिनट कहानी। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। दिस इज डिपेंड्स अपॉन, दो बातों पे डिपेंड करता है ये, फर्स्ट इज मटेरियल, एंड एक्चुअली
टेम्परेचर के हिसाब से भी ना थोड़ा सा बढ़ता है, बट रियल लाइफ में ना जो हम टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री से बढ़ाते हैं तो उसमें बहुत कम चेंज होता है। बट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि अल्फा किस पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर एंड मटेरियल की तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है कि यार स्टील की अगर तुमने 1 मीटर की लेंथ ली और एक वुड की ली तो हो सकता है कि वुड की प्रैक्टिकली टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़े ही ना, बट स्टील की बढ़िया है हल्का सा। अगर किसी ने नोटिस करा रेलवे ट्रैक में ना थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, करा है नोटिस, है ना, तो मतलब वही यही सेम रीजन है कि अगर बिल्कुल नहीं छोड़ोगे वो एक्सपैंड होगा तो वो डीरेल हो जाएगा। तो बहुत सारी जगह इसका यूज केस वही है कि यार जहां पर अगर एक्सपैंडेड मटेरियल अगर ऐसा है ना, वुड में हो सकता है नहीं छोड़ने की जरूरत पड़े, बट अगर मटेरियल ऐसा है विच इज एक्सपैंडिंग ऑन हीटिंग तो फिर वहां पे वो गैप छोड़ते हैं जस्ट टू ऑब्वियसली यू गेट इट, है ना। तो एक चीज ये है, तो हमने यहाँ पर डेल्टा लिया आया, तो अगर हम बोलेंगे इसकी फाइनल लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ प्लस जितनी लेंथ बढ़ गई है, डेल्टा एल को अगर हम ये चिपकाएंगे तो एल नॉट कॉमन आएगा। मतलब ये सब रेक्टिफिकेशन है, ये सब ऑब्जर्वेशन से वैसे ही सीख लोगे, याद करना है वो वाला, बट 50 चीजें लिख देंगे याद कर लेंगे, बट आइडिया इज यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो कहने से फाइनल लेंथ आएगी है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और, उसका यूज केस बाद में बताऊंगा, जब हम ये एब्सोल्यूट डेल्टा लिखते हैं तो हम बोलते हैं डिसेंट चेंज कराए। अच्छा, सबको ये समझ में आता है, डीएल जो छोटा हम dx की बात करते हैं तो हम छोटू चेंज की बात करते हैं ना। तो अगर मैं यहां पर अगर छोटा dt टेम्परेचर चेंज करूं तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। ये वर्ड समझ में आते हैं ना, इसको बाद में बताऊंगा इसका यूज केस क्या है, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या क्या है। एल नॉट, अच्छा सारे टर्म्स आई गेस लिख दिए मैंने, बट एक बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द टर्म्स। पहला है एल नॉट क्या है, हमारी ओरिजिनल लेंथ, खुद ही लिख सकते हो वैसे तुम ये सब, दिस इज ओरिजिनल लेंथ। यार इनिशियली आई एम रिपीटिंग, बहुत फर्स्ट क्लास में सब इतना सारा लिखा रहा हूं, बट अदरवाइज गेट होल्ड ऑफ इट की, क्योंकि पहला ये सारे एग्जाम स्पीड एग्जाम है, कितना कम लिख के तुम आंसर पे आ सकते हो, तो उसके लिए वो आदत डालनी पड़ेगी, हाउ क्विकली कैन यू डू थिंग्स। फाइनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, अल्फा तुम्हें समझ में आ गया, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो इट कुड बी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, बट ये हमेशा चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा, तो वो यहां पर माइनस आ जाएगा इनडायरेक्टली, तो लेंथ कम हो जाएगी, है ना। चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी ऑन इफ द टेम्परेचर इज गेटिंग डिक्रीज। श्योर, सब फील समझ में आ रहा है। एक चीज मुझे बस ऐसी वर्बली बताओगे बिना पेन चलाए, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ अल्फा। केवल ये फॉर्मूला देख के कोई बता सकता है कि यूनिट क्या होगी अल्फा की। 1 अपॉन टेम्परेचर, सो 1 अपॉन कैलोरी। सो हम अल्फा डेल्टा टी को किससे ऐड कर रहे हैं, 1 से। व्हाट 1, नॉट केजी नॉट मीटर, 1 नंबर, एज इन 1 नंबर। तो अगर 1 नंबर है तो इसको एप्पल को ऑरेंज से ऐड कर ही नहीं सकते, तो अल्फा डेल्टा टी हैज टू बी डायमेंशनलेस। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन या डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अल्फा की उल्टा होना चाहिए, 1 अपॉन, समझ में आता है ना ये। तो जो अल्फा की यूनिट होगी, कहां गया, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, या इसको हम K-1 भी लिखते हैं, है ना। ऐसा ही ऑब्वियसली केल्विन है, बट कई बार डिग्री सेल्सियस में लिख देते हैं, इट्स द सेम थिंग। हाँ जी, अच्छा तो ये तो मैं बस ये बता रहा था, इफ यू रिमेंबर जब हमें x पे dx एलिमेंट लिया जाता है, ऐसा कुछ देखा है क्या अभी तक। जब हमने ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है तो वहां पे लिखते हैं dy अपॉन dx जैसा, पता है ना। तो ये जब हम ये लिखते हैं, देखो जैसे डेल्टा x होता है, क्या हम बोलते हैं, चेंज इन x की 2 वैल्यूज में कितना चेंज है। जब हम dx लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो छोटू चेंज, x में बहुत छोटू, कितना छोटू, इन्फिनिटली स्मॉल, जितना छोटू तुम सोच सकते हो। जब ये dy बाई dx से डिफाइन ऐसे ही करा गया, छोटू चेंज इन y अपॉन छोटू चेंज इन x। तो जब हम d वर्ड यूज करते हैं तो ये वो चेंज ही है, बट वेरी स्मॉल एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही अगर मैंने छोटू टेम्परेचर में चेंज करा है, जिसको मैं dt लिख रहा हूं, तो छोटू चेंज इन लेंथ जो होगा उसको हम dl लिख रहे हैं। तो एक्चुअली ना ये अभी लिखा है, इसका कुछ यूज केस है, बट अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तुम्हें, ये लिखा तो मैंने अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ठीक है, तो L ओरिजिनल लेंथ और अल्फा कांस्टेंट है। अगर अभी हम बिना कांस्टेंट की बात करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, मतलब t इनिशियल से फाइनल, तो कहने से डेल्टा t बन जाएगा
dl का इंटीग्रेशन l इनिशियल से l फाइनल। तो ये जो फॉर्मूला है वो यहां से आ रहा है ना, बट लेकिन इसमें अभी हम अल्फा कांस्टेंट मान रहे हैं, हो सकता है अल्फा वेरिएबल हो, तो इसलिए भी ये लिखा है। इसको अभी हम देखते हैं कि कैसे काम करता है, इसीलिए इसको ये नहीं लिख रहा हूं, बट दिस इज हाउ इट इज। वो हाँ जी, तो होता क्या है, वो जैसे तुमने थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पढ़ा है क्या, तो V इज इक्वल टू जो IR होता है, तो जब ये जलाया मैंने तो प्रैक्टिकली होता क्या है, ये गर्म होता है, तो हम रेजिस्टेंस कांस्टेंट मानते थे जब हमने 10th में पढ़ा है। रियलिटी में अभी इसका टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी इसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही, क्योंकि वो है प्रॉपर्टी मटेरियल की या उसके डायमेंशन की, ऐसे ही अल्फा भी होता है, बट वो इतना कम चेंज होता है कि हम अपने प्रैक्टिकल यूजेस के लिए कांस्टेंट मानते हैं। बट अगर कई बार वो ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन वाले प्रॉब्लम्स में यही दिक्कत है कि यू हैव टू नो कि ये होता है, कैसे होता है इसकी जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड है। दैट्स इट, बस सही है। बढ़े आगे। अच्छा, मैं ऐसे प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा, एल नॉट दू, अल्फा दू, बोलूं 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो ये बता दो, ऐसे प्रॉब्लम नहीं कराऊं, चलेगा या करा दूं? नहीं कराऊंगा, एक आध नहीं ना, पक्का। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, अल्फा रियलिटी में ना क्यों हमें ऐसा नहीं दिखता कि बहुत चेंज हो गया, क्योंकि जो अल्फा का नंबर है वो बहुत, ऑर्डर जो होता है ना अल्फा का, वो होता है 10 रेज़ टू द पावर -5 से 10 रेज़ टू पावर -6, ऐसे वाला ऑर्डर होता है। स्टील या एल्यूमिनियम, कॉपर, तो मोस्टली ऑर्डर इज या बहुत अच्छा मटेरियल होगा। अच्छा, जिसका अल्फा ज्यादा, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा बढ़ेगा, बेसिक फील है ना। तो जब ऑर्डर ये होता है, तो रियल लाइफ में तुम कितना बढ़ा लोगे टेम्परेचर, 50 डिग्री, 100 डिग्री, इससे ज्यादा तुम कितना ही बढ़ा लोगे, 200 डिग्री भी बढ़ा लिया। अगर वो 10 रेज़ टू पावर -5 का ऑर्डर है ना, तो देखो 10 रेज़ टू पावर -5 का ऑर्डर है। अच्छा, एक नंबर देके समझाना चाह रहा हूँ। सपोज एक रॉड है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, तो एल नॉट का काम कर रहा है 5 मीटर, हमने उसका 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी का काम कर रहा है 100 डिग्री। अगर वो बहुत अच्छा है तो भी वो अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर -5 के ऑर्डर का उसका अल्फा है। तो इसका देखो डेल्टा एल क्या आ रहा है, ये आ रहा है विच इज 1 2 3 ना 0.005, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। देखो ध्यान से, अगर 5 मीटर की रॉड है, 5 मीटर की, उसमें इतना बढ़ रहा है, आंखों से दिखेगा ही नहीं तुम्हें कभी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये नंबर इज नॉर्मली बहुत छोटा है ना, बट अगर वही पूछा है कि कितना बढ़ेगा तो आइडिया ये है। एक चीज है मैथमेटिकली, रियल लाइफ में नंबर ऐसे कुछ होते हैं। दूसरी चीज, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, हैव यू हर्ड ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, सुना है क्या? ये सब जो मुझे मैथ्स में जरूरत पड़ी है मैं बस पूछ ले रहा हूँ कि पता है क्या क्या होता है, बता दो एक बार यार। ऐसा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वर्ड सुना है क्या? नहीं, अच्छा सुना है, हाँ बोल दे। यस, वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड 1+nx, ये बताया गया है मैथ्स में। एक बार मैं अपने लेवल पे बता दे रहा हूँ जितना हमें जरूरत है, कि जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं 1+x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या होता है 1a² + b² + 2x, ठीक है, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। अगर x बहुत छोटू है 1 से बहुत छोटू, मतलब लेट्स से 10 रेज़ टू पावर -3 है, तो x² की तो जान निकल जाएगी, समझो ध्यान से। अगर x हमारा 1 से बहुत छोटू, अगर ये नंबर है तो कहना है इसे x² होगा 10 रेज़ टू पावर -6। अभी 1 में तुम 10 रेज़ टू पावर -6 ऐड करोगे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या हम, अगर x 1 से बहुत छोटू है तो क्या हम उसको 1+x के होल स्क्वायर को क्या हम अप्रोक्सीमेटली 1+2x लिख सकते हैं, क्योंकि x² की तो हालत खराब हो गई। सिमिलरली अगर ये 1 - x² होता है, जैसे 1 - x² होता तो 1+x² -2x आता। अगर अगेन कंडीशन क्या है, x बहुत छोटू है तो x² या x³ या x⁴ सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो क्या हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 - 2x लिख सकते हैं। इवन क्यूब, अगर 1 - x का क्यूब लिखा है तो उसमें एक टर्म आता है, या 1+ जैसे, तो ये आता है 1+x³ + 3x² + 3x जैसा कुछ आता है, व्हाटएवर, है ना। अगर x बहुत छोटू है तो x² की जान निकली, x³ की तो और निकल गई, तो कहना है 1+3x बचा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 1+x⁴n
समझना, जो हमारे लिए काम की चीज है। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो हम और इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, प्रोवाइडेड, समझो ध्यान से, क्या ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है इसको, बट इट इज प्रैक्टिकली बहुत वैलिड और हम ये बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि अल्फा 10⁻⁻⁵ -6 के ऑर्डर का 100 डिग्री 200 डिग्री बढ़ा लोगे तो ये तो बहुत छोटू है, तो इसका कहीं यूज करेंगे, अभी नहीं, बट ये मैथमेटिकली ये पता होना चाहिए। श्योर? पक्का? अगर डाउटफुल लग रहा है तो ये जो मैथ्स वाली चीजें बता रहा हूँ ये तुम साइड में या ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हो, जस्ट इन केस अगर तुम्हें लग रहा है, अगर पता है तो इट्स ओके। ठीक है, नो पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करें। अच्छा, मैं बिल्कुल वो थोड़ा सा चेंज करके बोल रहा हूँ, बट एक तो प्रॉब्लम करा ही दूं, मतलब एक गरीब से फॉर्मूले का है ना, बट थोड़ा चेंज, मतलब ये नहीं दे रहा हूँ कि एल नॉट दे दूं, अल्फा दे दूं, डेल्टा टी दे दूं, है ना, पता नहीं यार, मुझे मेरी पहली क्लास है, हो सकता है किसी को गणित में दिक्कत हो, मल्टीप्लाई करने में ऐसा हो सकता है कि हाथ पैर कांप जाते हैं, नहीं है ना, तो थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ। सो राइट डाउन अ प्रॉब्लम। अच्छा, पहले 3-4 प्रॉब्लम का मैं स्टेटमेंट लिखवाना चाह रहा हूँ, सो दैट यू गेट द होल्ड ऑफ कि किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, सो रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर, अ रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर is heated from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius, is heated from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius. Find the percentage increase in its length. Find percentage increase in its length if alpha of the rod is given as, if alpha of the rod is given as क्या लिख लो कुछ, टेक एनी नंबर, व्हाट 2 × 10⁻⁻⁴, चलो मतलब थोड़ा सा पर डिग्री सेल्सियस, if alpha of the rod is given as 2 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। अच्छा प्लीज थोड़ा सा ना एकदम से चिल्लाना मत, आंसर आई नो बहुत गरीब सा प्रॉब्लम है, प्लीज एक बार दिखा देना जिसका आ जाए, सो आई विल कम एंड चेक इफ पॉसिबल, अदरवाइज आई विल चेक द नंबर सो दैट एवरीवन ट्राई। बहुत बेकार सा ही प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट प्लीज खुद से करो। अब एसी बहुत ठंडा तो नहीं कर रहा है, देखो, है ना, नहीं कर रहा है ना, खोल के, लेकिन क्या होगा, आता है तो ये रुकाऊं कैसे इसको, किसी चीज से करना पड़ेगा ना, क्या करूँगा, चेयर रखूं, अबे नहीं यार, बता यार, 5.2 नो यार। अच्छा, तब यहाँ पे मैंने पूछा देखो परसेंटेज चेंज। अच्छा, इन जनरल परसेंटेज चेंज पता है ना क्या होता है? 0.4। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। सो परसेंटेज चेंज इन जनरल, किसी भी कहीं पे भी परसेंटेज चेंज वर्ड यूज किया है किसी भी जगह पर, तो नो मैटर व्हाट, किस चीज का परसेंट, उसकी फाइनल वैल्यू, जो भी फाइनल वैल्यू है, माइनस उसकी इनिशियल वैल्यू, यार शांत, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, एंड परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हर जगह वैलिड है।
कि जिस भी चीज का अगर फाइनल वैल्यू कम है तो परसेंटेज चेंज नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स इट। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेंथ का पूछा है, अच्छा तो बहुत लोगों ने ना, मैंने ऐसे जो ऊपर से दिख रहा था, लोगों ने ना फाइनल लेंथ निकाली पहले, इनिशियल लेंथ निकाली है और उसको माइनस करा है। देयर इज अ बेटर वे, मतलब जस्ट केवल सो नंबर ना, अच्छा एक बार पहले देखते हैं कि क्या है। ये है, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मैं यहाँ पे लेंथ का परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा, LF माइनस LI अपॉन LI इंटू 100, यही लिखूंगा ना अगर मैं बिल्कुल ही फॉर्मूले से जाऊं, पक्का। यही तो डेल्टा L है। अगर ये डेल्टा L है तो डेल्टा L डिफाइन कैसे करा गया था, इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी अपॉन उसकी इनिशियल लेंथ। तो ये फालतू में ना LF निकालो, माइनस करो, ये फालतू की मैथ्स है। अगर तुम ध्यान से देखो, जो 5 मीटर दिया था वो अननेसेसरी दिया था, 5 मीटर की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज दिस इज गेटिंग कैंसिल। तो एक बार ना हमेशा ये चेक कर लिया करो, जानबूझ के ना कंफ्यूज करने के लिए कि यार यू डू द फालतू कैलकुलेशन और टाइम बर्बाद है। ध्यान से देखो, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये अगर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, अल्फा डेल्टा टी। अल्फा गिवन है 2 × 10⁻⁴, डेल्टा टी गिवन है 20 से 40, तो 20, और परसेंटेज के लिए 100 चल रहा है। ये है कहानी, 1 2 3 3 गायब हुआ। तो कहने का मतलब है वो ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं है कि तुम LF निकालोगे और माइनस करोगे, उसमें कोई गलती नहीं है। वो अजीब सी चीज है कि, है ना, 5 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करोगे तो वो 0.0 लिखने में भी एक गड़बड़ हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कहानी, है ना। हाँ, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, बट परसेंटेज में वही ओरिजिनल लेंथ नीचे आ रही है। फिर से बोलो, पहले मैंने DL से बढ़ा दिया, उसके बाद मैं वापस आगे और हीट करूंगा तो L0 + DL। ओके, वेरी गुड सवाल। तो अब होता क्या है ना, ये जो अल्फा डेल्टा टी बहुत प्रैक्टिकली, अगर मैं 5 सपोज लेंथ है 5 मीटर, उसमें पहली बार में 0.0001% ओवरऑल इतनी बढ़ रही है, 0.000 व्हाटएवर नंबर, तो वो नेग्लिजिबल है। तो रियलिटी में वो एक्स स्क्वायर टाइप की कहानी होती है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। यस, यू आर वेरी राइट। अदरवाइज क्या बोलता है, वो ln का फंक्शन बनता है, तो वो e⁻r का फंक्शन बनता है। आई विल कम टू दैट, वो थोड़े से एडवांस लेवल प्रॉब्लम में मैं कराता हूँ नॉर्मली, तो पहले भी वो फील्ड में ना वो सब फैल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। हाँ, बट यू आर वेरी राइट कि वो तो चेंज हो गई लेंथ, तो फिर वो नई लेंथ देनी चाहिए। तो दिस इज वेयर दैट एक्सपेंशन कम्स इन द पिक्चर। जो भी बाइनोमियल वाले जो बाकी टर्म हमने निग्लेक्ट करे हैं 1+, तो वो वाले टर्म हैं जो इससे बहुत छोटे हैं, इसलिए हम वो हटा रहे हैं। ट्रू, ओके, यहाँ तक सही, बड़े आगे, श्योर, यहां तक कहानी क्लियर है कि अभी जो अच्छा अब नॉर्मली जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है, ओए पहले दिन निकाला जाए, अच्छा नहीं लगेगा यार, है ही नहीं, अलाउड ही नहीं ऑप्शन, ये वो मत करो काम भाई, ठीक है ना, पक्का। ओके, तो अब हमने क्या बोला, 2 टाइप के स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और उसके ना बुक्स में एक अलग फॉर्मूले लिख दिए जाते हैं। पहले मैं प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला अननेसेसरी। अभी मैंने अल्फा कांस्टेंट माना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या डायरेक्टली काम कर रहा है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। मैं बोल रहा हूँ सपोज मेरा अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है, प्लीज एक मिनट कुछ मत लिखना, सुनो पहले ध्यान से, कुछ एक बेसिक सा फंक्शन ले रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 2t प्लस 2 एक फंक्शन दिया है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा हमारी अल्फा चेंज होता जाएगा। हमें बोला एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ L0 दी गई है, अगर मैं इसका टेम्परेचर T0 से 2T0 करूं तो बताओ हमारी उसकी नई लेंथ क्या होगी। अब फिर से, जैसे तुम्हें अगर कोई चीज वेरिएबल दिखे तो तुम्हें समझ में आ गया, अगर वेरिएबल है तो मैं L0 अल्फा डेल्टा टी नहीं लगा पाऊंगा, द रीजन इज डेल्टा टी तो T0 है, बट अल्फा की वैल्यू क्या रखूं, टी की जगह यहाँ पे T0 रखूं या 2T0 रखूं। तो जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, विच इज कैलकुलस, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो दिस इज वेयर हमारा छोटा वाला पिक्चर कम्स। व्हाट इज दैट, तो हमने क्या बोला, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या था, dl इज इक्वल टू एल अल्फा dt जैसा, यहां तक सही। अच्छा, ये एल अल्फा dt है क्या, dl इज अ छोटू चेंज इन लेंथ, अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ l है, अल्फा अगर हमारा कांस्टेंट होता तो हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन में बाहर आ रहा था, अगर कांस्टेंट नहीं है तो चिपका दो l अल्फा की जगह जो भी है,
2t प्लस 2 इंटू dt आएगा, यहां dl आएगा, इंटीग्रेशन l तो कांस्टेंट है ओरिजिनल लेंथ। अच्छा मैं थोड़ा सा लिमिट समझाना चाह रहा हूं। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इन्फिनिट चीजों को ऐड करने का एक तरीका है। जैसे जो बचपन में सिग्मा पढ़ाया जाता था, हम डिस्क्रीट चीजों को ऐड करते थे, ऐसे इन्फिनिट चीजों को ऐड करने का एक मेथड बता दिया गया है। जैसे मल्टीप्लिकेशन एक टूल है, डिवीजन समेशन एक टूल है कि हमें 5 + 2 = 7, क्योंकि हमें बोला गया अच्छा यहाँ 5 है यहाँ 2 लिखा है, बट जैसे मैंने ये लगाया तुम्हें पता लग गया अच्छा क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे ये लगाता तुम्हें पता लग जाता क्या करना है। ऐसे ये एक टूल है इन्फिनिट चीजों को ऐड करने वाली कहानी। तो कहना से यहाँ पर क्या होगा, ये आया, ये करस्पॉन्ड करता है इसको, लोअर लिमिट करस्पॉन्ड्स टू दिस, अपर लिमिट करस्पॉन्ड्स टू दिस। तो कहना से यहाँ पर अच्छा क्योंकि अभी तुम्हारा थोड़ा सेंटोमा स्टार्ट नहीं हुआ तो आई गेस इंटीग्रेशन की बहुत प्रॉब्लम अभी शायद हो सकता है तुमने वर्क पर एनर्जी में करे होंगे, क्योंकि वर्क जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन है ना, तो उतना पता है ना सबको, है ना पक्का। ओके तो यहाँ पर t की लिमिट क्या आएगी, जहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है और जहां खत्म हो रही है। तो कहना है ये लिमिट आएगी t0 से 2t0 डेल्टा l। हर एक छोटे छोटे l को जब हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो इंक्रीज इन लेंथ है, कहना है उसी को ही तो हम डेल्टा l बोल रहे हैं, जो टोटल लेंथ इंक्रीज इन लेंथ है। तो कहना है वो ये आएगा, ये समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ नहीं है, इट इज सारे छोटे छोटे dl को ऐड करेंगे तो कहना है वो डेल्टा l बना इज इक्वल टू l। तो अच्छा ये तो इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा ही है, कहना है सेपरेटली करना पड़ता है। 2t में आएगा t²/2 है ना, तो वो 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा t² प्लस 2t बचेगा और लिमिट डालेंगे t0 से 2t0 जैसा कुछ। अपर एंड लोअर लिमिट भी आई होप पता ही होगी कि पहले 2t0 डालो, माइनस चिपकाओ, t0 डालो, वो सब पता ही ना, वो सब सॉल्व हो जाएगा मैथमेटिकली, वो इट्स वेरी मच क्लियर राइट पक्का। और ये डेल्टा l आएगा। तो अगर तो अब बुक्स में कैसे लिखते हैं, बुक्स में लिखते हैं जो, और वो फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन मत करना, वो लिखेंगे इफ अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देन दे वुड राइट द सेम कहानी एंड वो बोलेंगे वो ये याद ही कर लो, L अल्फा dt इंटीग्रेशन इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर, ये हमारा डेल्टा l होता है। तो दिखने में ना ऐसे डरावना सा लगता है, बट फंडामेंटली तुम देखोगे अल्फा कांस्टेंट नहीं है, तुम्हें अपने आप को क्लिक कर ही जाएगा। तो व्हाइल रिमेंबरिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों है, बिना सोचे समझे ना याद मत करना, नहीं तो जब 30 चैप्टर खत्म होते हैं ना तब सब जंबल हो जाता है। सो ट्राई टू मेमोराइज विच इज रिक्वायर्ड, जो ऑब्जर्वेशन है। तो इसके लिए क्या याद करोगे, ये जैसे तुम्हें टी का फंक्शन दिखा है तुम्हें समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली डेल्टा लग नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ सोचना पड़ेगा वो तुम्हें, पक्का श्योर राइट डाउन। अच्छा ये सब सॉल्व मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ नॉर्मली, चलेगा ना। ओके जल्दी से लिखो, क्या 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 बोल रही है, इतनी छोटी कॉपी क्यों है, साइज के हिसाब से कॉपी क्यों ली है तूने, वेरी बैड सर। भाई बहुत गर्म हो रहा है यार, करना कुछ तू यार। नो यार यहाँ तो गर्म ही हो रहा है यार, यार सब भरी मतलब भरी हुई है। और तुम तो आई थिंक कितने लोग हैं टोटल, 30। ओ सब कोई एब्सेंट है क्या आज, कितने है, एक ही टोटल मतलब 40 लोग हैं। अच्छा तो 2 लोग एब्सेंट, तो 2 एब्सेंट हैं, सो 37 है। एंड व्हाई इज योर फ्रेंड एब्सेंट, वेकेशन कहाँ, उदयपुर शादी में गई है, आई एम होपिंग उसकी नहीं है। राजस्थान में हो जाता है ना ऐसा। हाँ तो अच्छा तो वही मैं बता रहा हूँ। तो लिमिट होता क्या है, लिमिट प्रैक्टिकली हमें क्या बता रहा है कि कहां से कहां, व्हेन आई एम सेइंग कहां से कहां, जब हम इसको इंटीग्रेट करें तो डीएल क्या है, देख जैसे ये रॉड है ठीक है, मैं इसको बहुत सारे इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ूं ठीक है, एक छोटू डीएक्स, एक्स पे डीएक्स समझ में आता है क्या होता है, जब हमने ऐसे वर्क पर एनर्जी में एलिमेंट जब लेते हैं कि अगर ये है रॉड, हम बोलते हैं यहां से एक्स पे एक छोटू डीएक्स एलिमेंट लिया तो हम उसकी लिमिट डालते हैं एक्स की। तो जैसे मैं अगर बोलूं इस रॉड को मैं बहुत सारे इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ूं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो हर एक छोटे छोटे पार्ट में कुछ इंक्रीज इन लेंथ होगा। सपोज इसके तो ओवरऑल लेंथ तो बड़ी ही बड़ी,
बट इस छोटू की लेंथ भी बढ़ी, इसकी पहले वाले dx की जो लेंथ बढ़ी उसको मैंने बोला dl1, दूसरी वाले जो छोटू dx की लेंथ बढ़ी, ओरिजिनली सबके dx थी बट लेंथ सबकी अलग अलग बढ़ी। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे इन्फिनिट लोग हैं। इन सारी इन्फिनिट चीजों को ऐड करने का जो तरीका था उसी को ही हमने बोला इंटीग्रेशन dl था। तो प्रैक्टिकली ये ओवरऑल इंक्रीज इन लेंथ है, और ओवरऑल इंक्रीज इन लेंथ को हमने डिनोट किस नंबर से करा था, डेल्टा एल। तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं कि 0 से डेल्टा एल का मतलब ये है इट इज समेशन ऑफ ऑल द छोटू इंक्रीज इन लेंथ। सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग, बट मतलब क्या है उसका, इट इज ओवरऑल इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल कितना है। जैसे भी अगले प्रॉब्लम में मैं एक्स का फंक्शन दे रहा हूँ, जैसे भी टेम्परेचर का था, अगर अल्फा एक्स का फंक्शन होगा तो उसमें लिमिट और क्लियर होगी। सो जस्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम में यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। बढ़े आगे, पक्का अब समझना। सो अल्फा दो फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। पहला है टेम्परेचर का, लाइक दिस। अच्छा, गंदा करना होगा तो फंक्शन गंदा कर सकते हैं हम, ठीक है, वो मैथ्स का पार्ट है कि मैं फंक्शन ही गंदा कर दूं, उसका इंटीग्रेशन गंदा हो जाए, दैट इज अ सेपरेट। दूसरी चीज है कि अगर अल्फा एक्स का फंक्शन है, जैसे कि ये तुम्हें सोचना है और बताना है, समझना ध्यान से। सपोज एक रॉड है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वन ऑफ द एंड इज एट 0,0, इसकी ओरिजिनल लेंथ दी गई है वापस से L0। अब बोला गया है कि अल्फा x के हिसाब से वेरी कर रहा है। लेट्स टेक द सेम फंक्शन 2x + 2, ठीक है। हमने इसको गर्म करा, वापस से इसका टेम्परेचर बढ़ाया T0 से 2T0, ठीक है। हमें बोला गया है फाइंड इंक्रीज इन लेंथ। प्लीज एक मिनट, अभी एक मिनट स्टार्ट मत करना, सुनो ध्यान से। इंक्रीज इन लेंथ मतलब ओवरऑल उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, यही बोला गया है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, अच्छा इसका मतलब समझना ध्यान से। जब x की वैल्यू 0 है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो अल्फा की वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू सपोज L0 की वैल्यू है 2 मीटर है, तो जब मैं बिल्कुल ही एंड पे पहुंच रहा हूं तो वो हो गया 6। मतलब यहां पर अगर मैं छोटा सा dx लूं और जो यहां पर छोटा सा dx लूं, दोनों का टेम्परेचर मैं T0 से 2D0 कर रहा हूं, बट कहना है ये लास्ट वाला जो dx है वो ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है? तो हमें पूछा गया फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ। तो किसी को समझ में आ रहा है कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को? नहीं, अभी फंक्शन किसका आएगा वो बाद में सोचते हैं, है ना। अप्रोच कैसे करें, मतलब अगर अल्फा एक्स का फंक्शन है तो हाउ कैन बी, इनिशियल लेंथ L0 इज गिवन, बता पाए? जस्ट द फील ऑफ इट। हाँ हाँ बोल, अरे बोल यार, अरे बोल दे, अरे हाँ कुछ ऐसे ही करना है, मतलब मोटा मोटा कि हमें हर एक छोटे छोटे का अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि हर एक का अल्फा अलग है। तो इसको कैसे ले सकते हैं, किसी को आइडिया है क्या? हाउ कैन वी टेक दिस, ये जो इसने बोला छोटा छोटा लेना पड़ेगा, उसको लेने का तरीका क्या है? व्हाट इज अ मैथमेटिकल अप्रोच टू टेक दैट स्मॉल एलिमेंट? नहीं, इसको बोलते हैं हाउ टू टेक एन एलिमेंट वाली जो कहानी मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट लेना। वो एलिमेंट कैसे लिया जाता है वो समझ लो ध्यान से एक बार। अब ये अब पूरे फिजिक्स में ना बहुत जगह आता है हाउ टू। तो जब हम लीनियर चीज होती है, रॉड है जैसे, है ना, तो उसमें हमेशा एलिमेंट लिया जाता है x पे dx। मतलब कि हमने किसी एक जनरल, और ये बहुत बार होगा, अभी अगले चैप्टर में तो बहुत ज्यादा स्टार्ट होता है, फिर से जानबूझ के दिखने में बड़ा बना रहा हूं, बट ये बहुत छोटा है। जब हमने किसी एक जनरल x पे छोटू dx लिया, हाउ छोटू, जितना छोटू तुम सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा जब अल्फा एक्स का फंक्शन है, अगर हमने यहां पर लिया है तो जो भी x की वैल्यू इधर पे है उतना छोटा होगा कि हम उसको x को कांस्टेंट मान सकते हैं ओनली फॉर दिस dx। तो अगर मैं पूरी रॉड को भूल जाऊं और सोचूं केवल एक dx ये लेंथ है, इसका टेम्परेचर मैं T0 से 2T0 कर रहा हूं, जिसका अल्फा ये गिवन है, लेट्स से आफ्टर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T0 से 2T0, इसकी लेट्स से लेंथ हो गई है, मैं फिर से जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं, बट दिस इज एज छोटू एज यू कैन इमेजिन। और इसकी नई लेंथ को मैं बोल रहा हूं, ये वाली लेंथ को dx प्लस dl। मतलब इसकी dx ओरिजिनल लेंथ थी और उस dx की जो लेंथ बढ़ी उसको मैं dl बोल रहा हूं। कैन यू नाउ टेल मी, जो हमने अपना फॉर्मूला लिखा था dl इज इक्वल टू L अल्फा dt, ऐसे ही कुछ लिखा था। अब अगर मैं पूरी रॉड को भूल जाऊं, सोचो मेरे पास केवल ये है, उसका टेम्परेचर मैंने यहां से यहां करा और उसकी नई लेंथ हो गई है dx प्लस dl। तो जो हमारा डेल्टा एल का काम कर रहा था या dl का काम कर रहा था,
इस केस में डीएल का काम कौन कर रहा है? नहीं। अब अच्छा, एल का काम कौन कर रहा है? जो ओरिजिनल लेंथ थी, क्या कर रहा है? नहीं, ये तो पूरा है, मैं बोल रहा हूं कि पूरी रॉड को भूल जाओ, ओनली थिंक अबाउट दिस छोटू पार्ट। एल का काम कर रहा है डीएक्स, जो ओरिजिनल लेंथ है, कहना से वही तो डीएक्स है, पक्का? एल अल्फा, कहना से अल्फा का काम, जो भी अल्फा एज अ फंक्शन। देखो यार, एक सिंपल सी चीज क्या है, मैं अगर तुमसे बोलूं एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखा है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? पक्का? मैं बोल रहा हूं यहां पे अगर टी स्क्वायर डी टी लिखा है तो आंसर क्या होगा? अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू टी क्या होगा? इंटीग्रल डीएक्स से x3v, ये कहां से आ रहा है? अच्छा, तूने dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया? ओह अच्छा अच्छा, ये x कोई वेरिएबल है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये कोई रैंडम, y लिख दो, z लिख दो, और वो वेलोसिटी। अच्छा, तो पॉइंट क्या है कहने का? नॉन इंटीग्रेबल है। सुनो ध्यान से, क्या है मतलब, ये एक, फिर से बोल रहा हूं, ये ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है। ये हमारा ये सिंबल है, ये बोल रहा है कि भाई इंटीग्रेट करो। जब हम यहां पर लिख रहे हैं dx, ये बोल रहा है भाई x, ये कोई d और x का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बोल रहा है सिंबल कि भाई x के रिस्पेक्ट में करो, और यहां पे जो मसाला लिखा है उसको करो। समझो ध्यान से, ये सिंबल है, इसके रिस्पेक्ट में करना है और इसको करना है। क्या सबकी हिंदी सही है ना? एनीवन नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी? ये काकी कुकू समझ में आ रहा है क्या? पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। किसी को है क्या तकलीफ? सब तेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? डू यू हैव? चल हम आज से हिंदी में बात करेंगे, ओके? हाँ, अरे ऐसा क्यों? बोल पाएगी हिंदी में? हाँ नहीं, कुछ और बोलो, कुछ और अपने बारे में, जीवन में क्या चल रहा है ऐसा बताओ। वेरी गुड, और थोड़ा सा, जस्ट वांट टू चेक, हिंदी सही है ना? समझ या ठीक है ना? मैनेजेबल है ना? मतलब वट एवर आई एम स्पीकिंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली? श्योर? ओके यार, वो ओके। अच्छा, अगर कहीं पे लगे तो बता देना, मतलब पॉइंटर्स। ओके कूल। सो दिस इज नॉन इंटीग्रेबल, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन हमेशा वही होना चाहिए, ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो जब मैं यहां dx लिख रहा हूं, समझना ध्यान से, अगर तो यहां पर t का फंक्शन नहीं हो सकता, इट हैज टू बी x का फंक्शन। तो अंडरस्टैंड द आइडिया। तो जब हम यहां पे लिख रहे हैं तो वो चीज समझ में आती है ना सबको, कि रैंडम चीज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, कि वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो वो फंक्शन कांस्टेंट नहीं होगा, तो बाहर नहीं आएगा। ओके, l का काम कर रहा है dx, अल्फा का काम कर रहा है ये। क्या हम ये बोल सकते हैं हर एक छोटू dx का टेम्परेचर तो यही बढ़ रहा है ना? तो जो हमारा dt या डेल्टा t है, कहना है वो तो सबके लिए सेम है, ये सही। सबसे ज्यादा दिक्कत है यहां पर क्या लिखे, क्या लिखे, क्या वर्ड लिखे? dl यार, dl का काम dl ही कर रहा है, जबरदस्ती थोड़ा हम चेंज कर देंगे। dx में जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है वो dl है, पक्का? लास्ट सवाल, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट। पहले राइट की लिमिट बताओ क्या होगी? व्हाट इज द लिमिट ऑफ x? अभी ये हम अल्फा चिपका देंगे, वो बात की बात है, बट लिमिट क्या आएगी x की? नहीं x, अच्छा जब हम ये बोलते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ dx है ना, तो लिमिट x की लिमिट है। लिमिट कैसे डालते हैं? हाँ तेज बोलना थोड़ा। हाँ, 0 से d। d क्या है? d तो एक सिंबल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 से व्हाट? x वेरिएबल है, तो जो x सिंबल है, जब हमने बोला x क्या है, किसी एक जनरल, ये x की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, तो x तो वेरिएबल है, x की लिमिट डालनी है 0 से l नॉट। यार समझो ध्यान से, x की लिमिट डालनी है जहां पर पहला छोटू एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है और जहां पे आखिरी छोटू एलिमेंट खत्म हो रहा है, वो हमारी x की लिमिट है। तो समझो ध्यान से, पहला छोटू एलिमेंट कहां है? यहां,
और आखिरी छोटू एलिमेंट कहाँ है, यहाँ। तो जब पहला एलिमेंट है तो x की वैल्यू क्या है 0, और जो आखिरी छोटू एलिमेंट है तब x की वैल्यू क्या है L0। तो ये लिमिट किसकी है, x की। कहां से कहां, सो दैट सारे लेंथ कवर हो जाए, सारे मतलब एलिमेंट कवर हो जाए, तो ये लिमिट आएगी ये। ओके, व्हाट शुड बी माय लेफ्ट हैंड साइड वाला लिमिट। हाँ मतलब क्या लिखूं यहाँ पे, 0 से। वेरी गुड यार, हम सब छोटू छोटू यही तो बोलना चाह रहे हैं कि भाई इसके dx में dl का चेंज हुआ, पहले वाले में dl1 हुआ, dl2 हुआ, dl3 हुआ, तो कहने से ओवरऑल सारे dls को ऐड करने का तरीका क्या था, ये तो ओवरऑल जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है वही तो डेल्टा एल है, पक्का। तो कहने से लेफ्ट हैंड साइड बनी डेल्टा एल, ये सबके लिए कांस्टेंट है, अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर फेंक सकते हैं, तो कहने से टी नॉट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या लिखा था, यही, अच्छा 2x + 2, कहने से अब वो बेसिक मैथ्स का प्रॉब्लम बन गया। टी नॉट आएगा, इंटीग्रेट करेंगे फिर से वापस वही x², ये तो सीधे है ना वैल्यू डाल देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, पक्का। फिर से थोड़ी सी चीजें, ये मतलब ये ऑब्वियसली मेंस में, देखिए मेंस और एडवांस का ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम, मोटा मोटा आइडिया क्या है, 25 प्रॉब्लम आते हैं मेंस में, 1 घंटा मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिनट या 2 मिनट अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है। एडवांस में वही प्रॉब्लम होते हैं 16, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिनट टाइप से कुछ मिलता है एक प्रॉब्लम को। इफ एनी प्रॉब्लम मैथमेटिकली कैन बी सॉल्व्ड इन द गिवन टाइम, हर एग्जाम की सेम कहानी है, अगर वो सॉल्व हो सकता है तो मेंस में आ सकता है, अगर वो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है तो एडवांस में आएगा। थ्योरी वाइज देयर इज नो चेंज एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, मोटा मोटा कहानी ये। तो नॉर्मली जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी वाली चीज एडवांस में पूछी जाती है, बट आइडिया इज नॉट दैट इतने रैंडम पेपर हो गए, इतने रैंडम क्वेश्चन हो गए कि कोई ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं कि ये मेंस का है या ये एडवांस का है ना। तो तुम्हें अभी लेवल पे और एनी विच इज यू आर एडवांस बैच, तो तुम्हें तो सब पढ़ना है, तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना। तो अंडरस्टैंड द आइडिया कि कहां पर क्या क्या हो रहा है, बट कीप ऑन आस्किंग, मतलब गंदा करना होगा, मैं गंदा फंक्शन दे दूंगा तो गंदा इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। लिखो जल्दी से, विच, कहां से कहां खो गई तू, विच पार्ट। ये तो फंक्शन, ये तो एक्सप्रेशन दिया है कि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जैसे जैसे ये ओरिजिन है, तो अगर मैं हर एक रॉड के अलग अलग एलिमेंट पे आगे जाऊं तो कहने से एक्स इज गेटिंग इंक्रीज्ड, एक्स इज गेटिंग इंक्रीज, सो इज द अल्फा। तो अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द मोर इज द अल्फा, मोर इज द एक्सपेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, है ना। तो अगर अल्फा बढ़ रहा है तो कहना से, तो हम किसी जनरल डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हर एक पार्ट का अल्फा अलग है। तो जब कोई चीज वेरिएबल होती है, सो व्हाट इज द तरीका टू सॉल्व इज कि x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, तो हमने एक कोई एलिमेंट लिया किसी एक जनरल x पे, छोटू dx, और उस dx में जो इंक्रीज हुआ होगा व्हाइल चेंजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम हियर टू हियर इज, उसको हम डिनोटिंग विद dl, आराम से। ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट द रॉड, जस्ट थिंक आई हैव टेकन द रॉड का वेरी छोटू एलिमेंट एट अ डिस्टेंस x एंड लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट इज dx, तो ओरिजिनल लेंथ हमारी हो गई dx। उस dx लेंथ का, बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस x, कैन आई से इट्स अल्फा इज गिवन बाय दिस, एट अ जनरल x वी कैन अज्यूम द अल्फा ऑफ दिस छोटू पार्ट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T0 टू 2T0। द ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास जो था वो क्या था, dl इज इक्वल टू l अल्फा dt जैसा कुछ। कैन आई से l was the original length, in our case I have taken that length to be dx, तो instead of l this is dx, instead of alpha which earlier was constant, now alpha is this and temperature is increased from T0 to 2T0, ये लिखा। फिर हमने देखा this thing is constant, इसको बाहर ले गए, इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं। श्योर बाबा, हाँ। So, in this case no, है ना, we are either changing the x thing or either we are changing the temperature, दोनों चेंज होगा। नॉर्मली तो सच बताऊं तो अल्फा we assume it to be constant, so 99% of the problem you will see alpha to be constant, 1% of the problems are either t with temperature or so again I'm repeating, जहां पर ना so अल्फा का सच में वेरिएशन जो रियल लाइफ में होता है वो बहुत कम होता है, तो हम कांस्टेंट मानते हैं, बट थ्योरेटिकली तो पूछ ही सकते हैं, है ना, वैसा है।
एंड से नहीं कर रहे हैं, हम पूरी को साथ में कर रहे हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, हम पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर, हाँ हमने यहाँ पर कोई मशीन नहीं लगाई है, ओवरऑल सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 से 2T0 हुआ है। पढ़े आगे प्लीज करो, अगली बार सही करवा देना, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक तक तू पढ़े आगे। श्योर। तो इस चैप्टर में जो मैं बार बार बता रहा था कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं कि इसका ऐसे वेरिएशन क्या क्या होता है, तो जो अगला पार्ट है उसमें थोड़ा सा पुरानी देखते हैं तुम्हें नॉलेज है कि नहीं, तो एक एक सब पार्ट्स हैं, है ना, बट कीप ऑन आस्किंग। सो राइट डाउन द हेडिंग एज effect on time period of a simple pendulum. Effect on time period of a simple pendulum. Next heading है effect on time period of a simple pendulum. अच्छा, तो पहले एक छोटी सी चीज आई वांट टू आस्क यू यार, पुराने जमाने में ना एक घड़ी होती थी, किसी ने अगर देखी हो, ऐसी वाली देखी है क्या किसी ने? अब तो नहीं होती है, ओके। तो उसको ना वो टाइम ऐसे मेजर करा जाता था कि सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट एक रस्सी, वायर या व्हाटएवर, यहाँ पे एक छोटा सा बॉल बॉब जैसा लटका रहता था, इसको हम इधर पे ले जाके छोड़ते थे, इधर जाना, वापस आना, दूसरी जगह जाना और इधर आना। इस पूरे टाइम को हम एक टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो दिस गोइंग हियर, कमिंग बैक, दिस साइड and this side is called as one time period. तो मेजरली जो यूज होता था इट इज कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम। सो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, नाम से ऐसा लग रहा है 1 सेकंड, बट इट इज 2 सेकंड, मतलब यहां से यहां जाना इज 1 सेकंड एंड यहां से यहां वापस आना इज 1 सेकंड। तो सेकंड पेंडुलम अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो एक तो चीज याद रखनी, इट इज 2 सेकंड, इट इज नॉट 1। सेकेंडली आई डोंट नो यार, ये 10th में याद कराया जाता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, किसी को याद है क्या? ओह कूल, ये पता है सबको? इज देयर एनीवन जिसको ये नहीं पता है? एवरीवन नोज दिस थिंग क्या यार? अच्छा, ये हमारे सिलेबस में है डेरिवेशन, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ SHM, तो मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अलग कहानी है। तो जस्ट इन केस अगर नहीं पता है तो जस्ट रिमेंबर कि जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम होता है वो 2 पाई कांस्टेंट, वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, नॉट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग हैंग, ठीक है जी। तो हमारा कांस्टेंट है विच इज 9.8 टाइप की कहानी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, केवल ओनली फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड कंसेप्ट, बेसिकली यहां पर मैं T यूज कर रहा हूं फॉर टाइम पीरियड, बाकी कहीं पर नहीं होगा, केवल एक इसी जगह पर वो T, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए भी यूज होता है, तो यहां पर मैं T टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहा हूं एंड आई विल यूज थीटा एज फॉर द टेम्परेचर ओनली। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनली फॉर दिस थिंग, क्योंकि वो दोनों चीजें फिर मिक्सअप हो जाती हैं। तो ओनली फॉर दिस T इज टाइम पीरियड एंड थीटा इज फॉर टेम्परेचर। तो अच्छा, तो अब सवाल क्या हुआ, टाइम पीरियड ये गया और ये इधर वापस आए, इसको हम एक टाइम पीरियड बोल रहे हैं। इन समर्स और इन विंटर हमें स्टडी करना है कि टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो पहला सवाल, अगर हमारा समर की बात करते हैं, अगर 2 केसेस हैं जो हमें स्टडी करने हैं। पहले फील समझते हैं, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या ऐसे उसकी लेंथ बढ़ेगी? अब ये भी देखा फॉर्मूला कि उसकी लेंथ बढ़ती है। अगर लेंथ बढ़ी तो क्या ऐसे उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब समझना थोड़ा सा कि क्या 2 वर्ड याद रखने हैं। टाइम पीरियड बढ़ा, सपोज ये काम पहले 2 सेकंड में हो रहा था, लेंथ बढ़ी तो हाइपोथेटिकली अब ये काम हो रहा है 3 सेकंड में, तो कहने से हमने 1 सेकंड बर्बाद कर दिया, तो यहां पर क्लॉक लूजेस द टाइम। समझना, ये वर्ड याद रखना बहुत इज्जत से। टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, तो जो काम समझने के लिए, जो काम 2 सेकंड में हो रहा था अब लेट्स से 3 सेकंड में हो रहा है, तो कहने से 1 सेकंड क्लॉक का बर्बाद हो गया। तो इन दिस केस जस्ट रिमेंबर कि क्लॉक लूजेस टाइम, या इसी को हम बोलते हैं क्लॉक इज गेटिंग स्लो। समझना है ना, 2 सेकंड का 3 सेकंड लग रहा है, तो कहना से मतलब इट्स गेटिंग स्लो, क्योंकि ये वर्ड यूज होता है कि क्लॉक लूज कर रही है या स्लो हो रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उल्टा, कि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा एंड इट्स गेटिंग, और ये उल्टा बेटर समझ में आता है एक्चुअली।
उल्टा कहानी देखना ध्यान से। सेकंड केस क्या होगा, एक मिनट सुन लो प्लीज, अभी लिखने वाला काम मत करो। बताओ टेम्परेचर कम करा, कम हुई, कम हुआ 2 सेकेंड, लेट्स से अब ये हो गया 1 सेकेंड में हो रहा है, समझना ध्यान से। पहले ये हो रहा था 2 सेकेंड लग रहे थे, अभी ये खट से हुआ, टाइम पीरियड क्योंकि कम हो रहा है, तो लेट्स से 2 सेकेंड का काम अब हो रहा है 1 सेकेंड में, तो काइंड ऑफ मैंने 1 सेकेंड बचा लिया, तो कहने से गेनिंग 1 सेकेंड एंड क्लॉक इज गेटिंग फास्टर, है ना। तो वर्ड समझ में आ रहा है क्योंकि दिस इज ये थ्योरी वाली कहानी। तो क्या यहां पे हम लिख सकते हैं कि क्लॉक गेन्स टाइम एंड इट्स गेटिंग फास्टर। 2 घंटे का पेपर मैंने 3 घंटे में करा, या वही 2 घंटे का पेपर मैंने 1 घंटे में करा, तो मैंने 1 घंटा बचा लिया, समथिंग लाइक दैट, है ना। जस्ट समझने के लिए या याद करने के लिए बता रहा हूं, इवेंचुअली यू हैव टू मेमोराइज कि ये इसका मतलब क्योंकि ये उल्टा फील है, जो एक्चुअली फील होता है कि ऐसा होना चाहिए उसका एग्जैक्टली उल्टा है, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो ज्यादा हो रहा है ना। वो ज्यादा नहीं, उल्टा है कहानी, इट इज लूजिंग टाइम और गेटिंग स्लो, इस केस में इट इज गेनिंग टाइम, इट्स गेटिंग फास्ट। पक्का समझ आ रही कहानी? श्योर? इतनी चीज देखो, अब वो कितना होता है क्या होता है वो समझते हैं एक बार। सो राइट डाउन दिस थिंग पूरा, केवल इतना मतलब ये लिख लो स्टेटमेंट मुझसे, ओए हाँ पूछ समझा? पक्का? अरे ऐसे पीछे कहाँ चलता चला जाएगा, फिर वो उल्टा चिपकाने में भी दिक्कत नहीं होगी, फिर से लिखेगा। अबे नहीं भाई इतना टाइम, अबे अच्छे से ही है और क्या। अरे कॉम्प्लीमेंट दिया है, टेक द कॉम्प्लीमेंट। नहीं अरे किससे चाहिए, उससे दिलवा देते हैं। ओए गपोड़ियो, डन ओके। क्या, हाँ इसका डेरिवेशन करते हैं, इसको शुरू कर रहा हूं। इसका डेरिवेशन मतलब कितना लूज और गेन हो रहा है। ओके लेट्स से ओरिजिनल लेंथ थी L0, ठीक है, किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो इनिशियल जो टाइम पीरियड था कहने से वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L0 अपॉन G के बराबर, ठीक है। जैसे किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमारी लेंथ L0 है और सर्टेन टाइम पीरियड जो है वो, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका फाइनल टेम्परेचर टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट, ये सब कांस्टेंट, G कांस्टेंट, कहने से चेंज क्या हो रहा है, केवल ये हो रहा है। श्योर? हमने ये पढ़ी लिया है कि जो लेंथ होती है फाइनल लेंथ, वो ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा, अब टी नहीं लिख रहा हूँ, थीटा लिख रहा हूँ, है ना, जस्ट सेम ही चीज है, सही पक्का। तो हमारे पास जो उसकी लेंथ हो गई है नई वाली, वो हो गई है ये। इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन, LF को रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो हमारा फाइनल टाइम पीरियड है वो हमारे पास आएगा 2 पाई कॉन्स्टेंट अंडर रूट L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन G, ये आएगा। एक स्टेप खा रहा हूं, ये रूट 2 पाई रूट L0 बाई G को मैं TI लिख सकता हूं, तो बचेगा क्या साथ में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2 या रूट ऑफ दैट। पक्का? एक स्टेप खा रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो। तो TF हमारे पास आ रहा है ये 2 पाई रूट L0 रूट G को मैं ये लिख रहा हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं TI और ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1 प्लस अल्फा। क्या समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? इतनी गणित तो आती है, पक्का ना? इतनी आती है। अरे सही, फिर से पुरानी कहानी। अल्फा ऑर्डर है 10⁻⁵ -6, 100 200 300 400 1000 डिग्री भी बढ़ा दिया भाई, 1 से बहुत छोटा है। 1 प्लस एक्स, क्योंकि अगेन एम रिपीटिंग, क्योंकि ये है दिस इज वेरी 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 छोटू देन 1। क्या 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n को हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं। एक स्टेप ti को मैं नीचे ला रहा हूं साथ में, तो tf अपॉन ti बराबर
क्या ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? श्योर? प्लीज मिस आउट मत करना, कुछ अगर डाउट हो तो एक बार बोल देना, वापस समझा दूंगा। ये 1 को पीछे ला रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं -1 और एलसीएम ले रहा हूं। कहना है ये लिखा है टीएफ माइनस टीआई ये ठीक है। हम क्या याद रखेंगे और किस तरीके से याद रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनो। अब जो टीएफ माइनस टीआई है, कहना है यही तो चेंज इन टाइम पीरियड है। फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अब समझना ध्यान से क्या क्या कैसे कैसे याद रखना है। जो केवल डेल्टा टी है, ओनली डेल्टा टी जो है, कहना है वो चेंज इन टाइम पीरियड है। चेंज इन, अच्छा मैं पहले एक ना नंबर से समझाना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से यार, प्लीज एक मिनट लिखना बंद करो, सुन लो एक बार ध्यान से। सपोज एक पेंडुलम था जिसका टाइम पीरियड था 2 सेकंड, मतलब वो ये कार्यक्रम हो रहा था इधर और इधर 2 सेकंड, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सपोज हो गया वो 3 सेकंड, ठीक है। तो जो हमारा डेल्टा टी का काम कर रहा है, कहने से वो 3 - 2 कर रहा है। जो ऊपर वाला टर्म है वो है 3 - 2 अपॉन जो नीचे वाला टर्म है वो है ओरिजिनल है विच इज 2। तो अभी ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है समझना। ये लिखा है 1/2, 0.5 जैसा कुछ। अच्छा पहले तो अगर सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्लॉक इज गेनिंग टाइम और लूजिंग टाइम, वो वहां से पता है अपने को, है सर। लूजिंग टाइम हर 2 सेकेंड में, इन एवरी 2 सेकेंड आई एम लूजिंग 1 सेकेंड, है ना। हर 2 सेकेंड मतलब 2 से 3 हुआ तो इन एवरी 2 सेकेंड आई एम लूजिंग 1 सेकेंड। तो अगर मैं 2 सेकेंड में, यूनिटरी मेथड, तो मतलब ये समझाना चाह रहा हूं ये पूरी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है समझना। हर 2 सेकेंड में मैं 1 सेकेंड लूज कर रहा हूं, ये सब लिखना नहीं है, बस सुनो ध्यान से। हर 2 सेकेंड में मैं 1 सेकेंड लूज कर रहा हूं, तो इन एवरी 1 सेकेंड हाउ मच आई एम लूजिंग, कहने से यही तो नंबर है ये। मतलब जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कहानी लिखी है, ये पूरा, ये जो पूरा लिखा है, ये पूरा कहना से ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम। मतलब इन 1 सेकेंड, ये वर्ड क्या है, चेंज इन, प्लीज बिना सोचे समझे रट्टाफिकेशन करोगे वैसे ही भूल जाओगे, हो सकता है 1-2 दिन याद रह जाए यार इसमें। चेंज इन टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम, मतलब हर 1 सेकेंड में मैं 0.5 सेकेंड लूज कर रहा हूं। तो मैं 1 दिन में कितने करूंगा, 1 महीने में कितने करूंगा, आधे घंटे में कितना करूंगा, 12 घंटे में कितना करूंगा, कि अगर मुझे ये पता लग गया कि चेंज इन टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम एक सर्टेन नंबर आ गया है ना, तो मैं 1 दिन में कितना करना है, 1000 दिन में कितना करना है, मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा उतने सेकंड से। कि 24 घंटे में कितना करना है, तो 24 घंटे में जितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में मैं इतना लूज कर रहा हूं, तो 24 घंटे में जितने भी सेकंड होते हैं 86400 उतने में कितना करूंगा। तो पर यूनिट 1 सेकंड में मैं कितना टाइम गेन या लूज कर रहा हूं, वो कौन बताता है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये और ये दोनों सेम चीजें हैं, ये है टाइम पीरियड के टर्म्स में, ये है अल्फा और थीटा के टर्म्स में। ये भी एक प्रॉब्लम करेंगे तब समझ में आएगा, बट आइडिया समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है। एक चीज इसमें याद रखने की है कि कब गेन होता है, कब लूज होता है। दूसरी चीज याद रखने की है, this specific thing is representing what, change in time period per unit time. In 1 second how much I am gaining or losing is represented by this, और वो किसके बराबर आ रहा है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा के। अभी अगले प्रॉब्लम में क्लियर होगा बेटर वे में, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, बहुत इज्जत से, श्योर, पक्का। कैसे आया, अच्छा ये 1 आया था ना, 1 को एक लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो -1 हुआ और एलसीएम ले लिया है ना। एक बार लिखोगे तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सब नहीं लिखना है क्योंकि समझ में नहीं आएगा, केवल वाली कहानी एक बार लिखो, फिर एक प्रॉब्लम देता हूं, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया। राइट डाउन। ओए मुझे भी खुश होने का मन है, बताओ क्या कब पे हो रही है। हाँ भाई समझ ले, पता नहीं आएगा, पता है खो जाएगी तू खुद ही, फिर से बोलेगी दोबारा। लिखने का नहीं है, लिखने का तो पॉइंट ही नहीं है, समझ में आ गया है पक्का। बोलूं,
नो प्रॉब्लम। पूरा स्टेटमेंट लिख लो जस्ट। अ पेंडुलम क्लॉक is designed to keep the right time at 20 degrees Celsius. A pendulum clock is designed to keep the right time at 20 degrees Celsius. How fast, full stop, how fast or slow it will go, how fast or slow it will go in 24 hours at 40 degrees Celsius. Thermal मतलब अल्फा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द वायर इज गिवन एज 1.2 into 10⁻⁻⁶। प्रॉब्लम में गिवन है अल्फा ऑफ द वायर इज गिवन एज 1.2 into 10⁻⁻⁶। तो दो बातें बतानी है। पेंडुलम क्लॉक है जो 20 डिग्री पर सही टेम्परेचर दे रही है। हाउ फास्ट और स्लो इट विल गो इन 40 डिग्री एट 40 डिग्री इन 24 आवर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज, अल्फा ऑफ द वायर इज गिवन एज दिस। अब इसका यूटिलाइजेशन तुम अपने दिमाग में जो भी तुम्हें लग रहा है, जो तुम्हें समझ में आया, तुम अपने हिसाब से करो। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ सेकंड, ठीक है? तो वो तुम दिमाग लगाओ। अच्छा, जस्ट ये जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दे रहा हूँ, ये सब मल्टीप्लाई 24 आवर्स होता है 86400, जस्ट इन केस नहीं पता तो। लिख के वेरी गुड, कूल, एग्जैक्टली राइट। बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द आइडिया कि ये क्या लिखा है, बस ये समझ, ये इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला हमने ड्राइव कर ही लिया है। अच्छा, फास्ट और स्लो तो तुम यहीं से चिपका सकते हो। टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो दिमाग में सोचो टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, 2 घंटे का काम 3 घंटे में हो रहा है। सो आई एम लूजिंग 1 hour and I'm wasting 1 hour in a way and so clock is getting slow। मतलब वो तो वहां से पता लग सकता है। बाकी नंबर एक छोटू सा फॉर्मूला है। नहीं, हाँ फिर से बोल, 13 बोल रहा है इंटू 10 इसका हाँ बस सही है, यही आंसर है। यस, हाँ बस इसको सॉल्व करेगी जो भी आएगा। हाँ यही है, हाँ बस वो मल्टीप्लाई वो करेगी, वो हो जाएगा, यही है। डिवाइड बाई नहीं, अगर मैं 1 सेकंड में इतना लूज कर रहा हूँ तो इतने में कितना करूँगा, है ना? वैसा है ना? अरे वाले प्रॉब्लम नहीं करें, एक मजदूर एक दीवार 10 दिन में बनाता है, करें ना? वही है यार आना चाहिए। बहुत लोगों का कुछ है नहीं, वो रॉकेट साइंस नहीं है, सॉल्विंग में रॉकेट साइंस आ गया ना। नहीं तो क्या आ रहा है आंसर, बता दे एक बार। हाँ तो बहुत डिटेल में मत जाओ, डेसिमल के 1 प्लेस या 2 प्लेस तक भी दे दोगे तो मतलब चेक हो जाएगा। मतलब इनटू नहीं वो नहीं आएगा, हाँ वो नहीं होगा, बस वही है आंसर बस। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अच्छा यस परफेक्ट। अच्छा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है वही राइट हैंड साइड वाली। अब हमें क्या गिवन है प्रॉब्लम में, हमें अल्फा ऑफ द वायर इज गिवन, मतलब ये गिवन है, हमें टेम्परेचर 20 से 40 करना है, मतलब ये गिवन है। तो जो राइट हैंड साइड वाली चीज है ये इनडायरेक्टली मुझे गिवन है, विच इज हाफ अल्फा है 1.2 इंटू 10⁻⁻, ये डेल्टा टी है 20 से 40 मतलब 20, ये भी ठीक है। ये लेकिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सवाल ये है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। और ये चीज क्या है,
दिस इज अ चेंज इन टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, एक सेकंड में हमारी घड़ी कितनी फास्ट या स्लो हो रही है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायरेक्टली डेल्टा टी, बट कितनी देर में, 24 घंटे में। When we are saying 24 घंटे में, तो इसको 24 घंटे से, तो प्रैक्टिकली वर्ड समझ में आ रहा है, तो इनडायरेक्टली हमें निकालना है डेल्टा टी बट नॉट इन 1 सेकेंड, नहीं तो यही आंसर हो जाता। हमें निकालना है इन 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब ये है आंसर, अब इसको सॉल्व करना, मतलब सॉल्व क्या जो भी है। तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3 कुछ आता है, अप्रोक्सीमेटली है ना, तो मेरे पास आंसर है। फास्ट और स्लो वो यहां से यार, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूछो पूछो पूछो, उसमें है कुछ नहीं। अब तुम 5 प्रॉब्लम करो चाहे 10 प्रॉब्लम करो, आइडिया समझ में आना चाहिए। देखो पक्का फंडामेंटली समझ में आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, श्योर है ना। एक किसी को डाउट लग रहा है कि हमने क्यों इस नंबर से मल्टीप्लाई किया या क्यों हमने वहां से नहीं किया, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ डाउट, नो, सबको आ गया है आंसर। तो 2-3-4 लोगों का आया है, बताओ तो। हाँ कैलकुलेशन छोड़ दो, कैलकुलेशन को हटा के, मतलब पक्का श्योर। अच्छा सो आई जस्ट सॉ, मतलब इससे पहले मलाड में क्लास थी, सो आई जस्ट सॉ मॉड्यूल में भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है इस पे बेस, क्योंकि हुआ ही बहुत ज़रा सा है, तो बी हैप्पी कि आज कोई काम नहीं है। बट दिस वेरी रेयरली, मतलब है 4-5 प्रॉब्लम, उसमें क्या ही डिस्कस करेंगे। तो होल आइडिया इज 2-3 चीज़ें, एक तो मॉड्यूल लाना है, अभी इस बार तो अभी कुछ काम नहीं है, बट प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर होके, एक तो 2-3 चीज़ें, जो चीज़ें आज बताई हैं, हाउ टू स्टडी, प्लीज गेट दिस थिंग इनटू योर सिस्टम, एंड स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिक्स जो तुम्हारा ऑलरेडी ट्रैक चल रहा है। ये तो चलो धीरे धीरे चलता रहेगा, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, बट इसमें क्या है, वो मैकेनिक्स जैसी फील नहीं है, बट बहुत आसान चीज़ें हैं, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। चलो अलविदा।